गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 11th ऑफ अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं और 11th ऑफ अप्रैल में द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इनको एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे @prince_लूथरा इस एड्रेस के ऊपर पूछ सकते हैं। चलिए आज एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं, जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 एरियाज को डिस्कस करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। रेपो रेट के बारे में जानेंगे, इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है। नेट जीरो क्या है इसको डिस्कस करेंगे। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स काफी न्यूज में है, इनके बारे में जानेंगे। नॉर्थ टू साउथ मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडियन यंग नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के बारे में, इन एंड कंट्रीज, एसडीजी, एनआईए और आईएनएस सर्वेक्षक को लेकर एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपको मैंने मॉक टेस्ट सीरीज के लिए कहा था, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। काफी सारे लोगों ने इसे एनरोल करके सोल्व करना भी शुरू कर दिया है। आप वेरियस सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द प्री 50 कोड, लेकिन मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर आप एनरोल करा के उसके टेस्ट को जरूर कर लीजिएगा। और यहीं पे ही रिवीजन के लिए अभी, बिकॉज यहां पे रिवीजन के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसका ब्रोशर बहुत जल्दी अवेलेबल होगा वेबसाइट के ऊपर, जिसको आप देख सकेंगे, जिसमें डे 1 में क्या क्या चीजें कवर करी जाएंगी, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, ये सारा ब्रोशर के अंदर दिया होगा। ये सारे जो सीरीज हैं इनको आप exam.netmonk.com पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो दोनों हमारे रहने वाले हैं वो इकोनॉमिक सेक्शन से रहने वाले हैं। यहां पर क्वेश्चन कहता है, दो स्टेटमेंट्स देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आरबीआई हैज रिलीज द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को निकाला है, हो सकता है। द रेपो रेट इज केप्ट एट 4%। रेपो रेट को 4% रखा गया है इसके अंदर। सोचिए, चलिए देखिए, टाइम टू टाइम जो आरबीआई है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को निकालता रहता है, जिसके अंदर वेरियस इंपॉर्टेंट रेट्स जो होती हैं, जिसमें आपकी रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, इनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। इनके ऊपर डेटा जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि इकोनॉमी हमारी कैसे जा रही है और फ्यूचर के अंदर हम उसे किस डायरेक्शन के अंदर लेके जाना चाहते हैं। रिसेंटली ये न्यूज थी कि आरबीआई यस अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को लेकर आया, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। रेपो रेट को क्या 4% ही रखा गया? देखिए, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं लाया गया है। रेपो रेट के अंदर कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं लाया गया। दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि रेपो रेट को 4% ही रखा गया, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 4.25% रखा गया है और बैंक रेट को 4.25% ही रखा गया है, ठीक है। ये क्या होती है? ये बेसिक्स जो है, ये आपको जो हमारा मिशन 2022 है, 200 डेज की सीरीज है, उसके अंदर जो इकोनॉमिक सेक्शन है वहां पर आप इसके लेक्चर्स को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि जो रेपो रेट है उसमें बदलाव नहीं किया गया है। जो बेसिक रेपो रिवर्स रेपो रेट है वो मैं आपको बता भी दूंगा। इवन आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो भी आपसे इसी चीज के ऊपर होने वाला है। यहां पर आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आपको रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बारे में आंसर करने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां पे पूछता है, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। तो उस रेट के बारे में बताएं जिसपे सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, आरबीआई हमारे केस के अंदर, कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है जब भी उनके पास शॉर्टफॉल होता है, फंड्स की कमी होती है, ठीक है। तो आरबीआई किस रेट पर कमर्शियल बैंक 1, कमर्शियल बैंक 2, कमर्शियल बैंक 3, कमर्शियल बैंक 4 इनको पैसा देगा जब इनके पास पैसे की कमी होगी? क्या ये चीज रेपो रेट पे करी जाती है, रिवर्स रेपो रेट पे करी जाती है, कैश रिजर्व रेशो CRR क्या इस पे करी जाती है, या फिर बैंक रेट पे करी जाती है? बताइए। चलिए देखिए, इसके अंदर अगर आपने रेपो रेट आंसर किया है आपका आंसर ठीक है, अगर आपने बैंक रेट आंसर किया तो भी आपका आंसर ठीक है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई जो है वो वेरियस कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है, और वहां पर क्या होता है, जो ये वेरियस कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये वेरियस सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। तो एक बार समझने की कोशिश करें तो यहां पे आरबीआई वेरियस कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा है, ठीक है, सिक्योरिटीज के बदले। ये हो गई आपकी किस चीज पे किया जाता है? रेपो रेट, जो कि अभी 4% है। जब यही चीज उल्टी होती है, मतलब ये बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, कमर्शियल बैंक्स जो है आरबीआई को पैसा दे रहे होते हैं और सिक्योरिटीज को वापस ले रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो, ठीक है।
वो रिवर्स रेपो कहलाता है, वो रिवर्स रेपो रेट पे किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री। तो जब यहां पे आरबीआई को आप फादर माने, आरबीआई इज लाइक फादर, क्योंकि बैंकर्स बैंक है, ये बैंकों का बैंक है। जब ये अपने बच्चों को, मतलब छोटे छोटे बैंक्स को पैसा देता है, C1, C2, C3, कमर्शियल बैंक 1, कमर्शियल बैंक 2, कमर्शियल बैंक 3, तो ये रेपो रेट पे देता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे फादर को पैसा देते हैं, वो एक रिवर्स सिचुएशन होती है, ठीक है, कोई यूजुअल सिचुएशन तो है नहीं, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स दे गिव मनी टू आरबीआई, और कह सकते हैं कि आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। तो जब फादर बच्चों को पैसा देते हैं, मतलब आरबीआई दूसरे छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है, तो वो रेपो रेट पे, एंड देन जब ये सिचुएशन रिवर्स होती है तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है। बैंक रेट क्या होती है, इट इज द रेट चार्ज्ड बाय आरबीआई फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक, जस्ट लाइक रेपो रेट। जैसे रेपो रेट में क्या था, पैसा आरबीआई के द्वारा दिया जा रहा था, डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स को दिया जा रहा था, उसी तरीके से बैंक रेट में भी यही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, बट यहां पर इतना समझें कि जस्ट लाइक रेपो रेट, बैंक रेट के अंदर भी यही होता है कि एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है। तभी मैंने आपको कहा कि यहां पे जो आपने आंसर किया है, अगर ए किया है रेपो रेट तो भी ठीक है, डी किया है बैंक रेट तो भी आपका आंसर ठीक हो जाता है, ठीक है। ए और डी दोनों ही ठीक है यहां पर। अब मैं आपको बताता हूं मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होता है, क्योंकि रेपो रेट, बैंक रेट दोनों के अंदर पैसा दिया जा रहा है, किसके द्वारा पैसा दिया जा रहा है, बैंक आरबीआई के द्वारा वेरियस छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स को। लेकिन अगर हम बैंक रेट की बात करते हैं, इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू अदर बैंक्स, इसमें और कोई भी चीज नहीं दे रखी। जब हम रेपो रेट की बात करते हैं, इट इज द रेट दैट सेंट्रल बैंक चार्ज ऑन रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटीज का भी एक्सचेंज होता है। मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सिक्योरिटी आरबीआई को देते हैं, उसके बदले में पैसा ले लेते हैं, और बाद में एक रीपर्चेज जो है वो भी देखा जाता है, मतलब बाद में पैसा जो होगा कमर्शियल बैंक्स वापस कर देंगे आरबीआई को और अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेजर चीज आपको समझनी जरूरी है। ये पूरा आप इन्फोग्राफिक पढ़ सकते हैं, पूरा मैंने समझाया हुआ है आपको, जो हमारी वेरियस सीरीज है उसके अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेट जीरो। ये टर्मिनोलॉजी आपको काफी ज्यादा अभी न्यूज में देखने को मिलेगी। नेट जीरो के बारे में पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज रेफर्ड एज कार्बन न्यूट्रलिटी, इसे कार्बन न्यूट्रलिटी के तौर पे जाना जाता है। इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट एमिटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस आफ्टर द यूएस एंड चाइना। इंडिया जो है दुनिया का तीसरा बड़ा एमिटर है, किसके बाद, यूएस और चाइना के बाद। सोचिए, चलिए देखिए, मिस्टर जॉन कैरी जो हैं यूएस प्रेसिडेंट्स के स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट, वो 3 दिन की इंडिया विजिट पे आ रहे थे, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया को नेट जीरो गोल जो कि 2050 में अचीव करना है, उसके लिए अग्री करा लिया जाए, ठीक है। तो यहां पे कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो चाइना ने भी कुछ इस तरीके की प्लेजिंग करी थी, जिसमें इन्होंने भी नेट जीरो की बात करी थी, और अब इंडिया को कन्विंस किया जा रहा है 2050 तक के लिए नेट जीरो के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बात करें टॉप 3 एमिटर्स की, तो यूएस, चाइना और इंडिया इसके अंदर आते हैं। तो इंडिया का भी इस तरीके के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम क्लाइमेट चेंज को सही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इसे कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं, बिल्कुल इसे कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं। क्या इसका मतलब ये होता है कि कंट्री जो है अपना एमिशन जीरो कर देगी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंट्री अपना एमिशन जीरो कर देगी। रादर इट इज अ स्टेट इन विच कंट्रीज एमिशंस आर कॉम्पनसेटेड। कंट्री के जो भी एमिशन होता है, जो भी एमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कॉम्पनसेट किया जाता है बाय द इक्वल एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कहीं ना कहीं जितना हम एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको कहीं ना कहीं या तो रिमूव करते हैं उतने ही एमिशन को, या फिर उसे कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट जीरो। अदरवाइज अगर यहां पे एमिशन ही जीरो करना होता तो चाइना इसके अंदर कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेट जीरो का जो कॉन्सेप्ट है कि इट इज अ स्टेट इन विच कंट्रीज एमिशन आर कॉम्पनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन के द्वारा या रिमूवल के द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस को आपको खत्म करना है। ये नेट जीरो की जो परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए, एमिटर्स के नाम पता होना चाहिए, और इंडिया न्यूज में क्यों था वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं किस चीज के बारे में बात कर रहा है। वेरियस स्टेटमेंट्स यहां पर दिए और पूछा है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहते हैं दिल्ली दीज आर मेन एंड वुमेन हु वर्क अंडर द कमांड ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम के अंदर ये काम करते हैं, दिल्ली के अंदर हो सकता है। दे हैव पावर टू स्टॉप पीपल यूजिंग पुलिस बैरिकेड्स एंड प्रोसिक्यूट देम फॉर वायलेशन ऑफ कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर सच एज नॉट वेयरिंग द मास्क। और अगर किसी ने मास्क नहीं डाला है तो उनको रोककर ये बेसिकली उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कोविड-19 की जो आपकी गाइडलाइंस है उनको वायलेट करने के लिए। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए देखिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो होते हैं ये जस्ट लाइक पुलिस खाकी यूनिफॉर्म में ही होते हैं, बट दे आर नॉट पुलिस। ध्यान रखिएगा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आर नॉट पुलिस। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी दिल्ली के अंदर, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म इस तरीके से होती है, बहुत सारे लोग इनको पुलिस समझ रहे थे और वहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो था वो क्रिएट हो रहा था। ठीक है, इनको इनके काम के लिए काफी सराहा भी गया है, क्योंकि कोविड-19 टाइम पे, लॉकडाउन पेंडेमिक के टाइम पे काफी अच्छा भी इन्होंने काम किया है। लेकिन काफी जगह पे ये भी देखा गया कि उन्होंने अपनी पावर्स के बाद, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म डाल लेते हैं तो आप वैसे ही अपने आप को एक पावरफुल इंडिविजुअल समझने लगते हैं, तो ये चीज भी देखी गई कि काफी सारे एरियाज में इन्होंने अपनी जो पावर है उसके बियॉन्ड जाकर भी काम किया है। और इसी वजह से एक गाइडलाइन जो थी वो दिल्ली पुलिस ने भी निकाली कि ये जो लोग हैं, पहली बात तो बैरिकेड का यूज नहीं कर सकते, और दूसरी बात इनको प्रोसिक्यूट करने की पावर नहीं है। तो कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर शो नहीं किया जा रहा है, आप लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है, बट यू डोंट हैव द पावर टू स्टॉप पीपल यूजिंग द पुलिस बैरिकेड। पुलिस बैरिकेड का इस्तेमाल करके आप लोगों को रोक नहीं सकते हो, जैसा कि ये कर रहे थे, और साथ ही साथ उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फ्रॉम बीइंग लॉडेड फ्रॉम देयर वर्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो काफी इनकी सराहना जो है वो भी हुई है, काफी काम में इन्होंने अच्छे, काफी जगह पे इन वॉलंटियर्स ने अच्छा भी काम किया है, लेकिन कुछ जगह पे इस तरीके से अपनी अथॉरिटी को बाईपास करने की भी कोशिश करी है, जिसकी वजह से इनका क्रिटिसिज्म भी किया गया था। सो डू दे हैव द पावर टू स्टॉप? नो। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी जो है इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर आप दिल्ली में रहते हैं इस तरीके से कुछ होता है, यू शुड आस्क कि आप दिल्ली पुलिस से हैं, अपना आई कार्ड दिखाइए, या फिर आप सिविल डिफेंस से। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या जो सामने वाला व्यक्ति करना चाह रहा है वो उसकी पावर में है या नहीं। मोस्टली क्या होता है, हम लोग खाकी डाले हुए किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो वैसे ही हमें लगता है कि यार ये पुलिस वाला ही होगा, हम असम्पशन बना लेते हैं, बट दैट इज नॉट राइट। हमें सामने वाले से क्वेश्चन करना चाहिए, भाई आप कौन है, क्या है, मुझे क्यों रोक रहे हैं, अपना आई कार्ड भी दिखाइए। ठीक है, उसके बाद यू विल फील एम्पावर्ड। पहली सेक्शन की बात करें, इन दिल्ली दीज मैन वुमेन हु वर्क अंडर द कमांड ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के अंडर में काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर आप किसी भी सिविल डिफेंस से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि मैं एसडीएम ऑफिस की तरफ से आया हूं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओवरऑल कमांड जो होती है दैट लाइज विद डीएम, आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ओवरऑल उसके भी ऊपर जो कमांड होती है, वो जो सभी डीएम्स के ऊपर जो एक सीनियर डीएम होते हैं वो होते हैं डिविजनल कमिश्नर, उनके पास ये पावर होती है। ठीक है, सो दे डू नॉट हैव द पावर टू स्टॉप people using police barricade and prosecute them for violation of COVID-19। ये चीज ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। सिविल डिफेंस के लोग कैसे बेसिकली दिखते हैं यूनिफॉर्म के अंदर, मैं एक बार आपको यहां पे एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, और नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलिए, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। मैप रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं एक बार। सो हमें नॉर्थ टू साउथ 3 ये आइलैंड्स जो इनको दिए हुए हैं, इनको पुट अप करना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और हमें क्या करना है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इसे लगाना है। सेशल्स आपको दिया है, कोमोरोस दिया है, मेडागास्कर दिया है, लगाएं इसे नॉर्थ टू साउथ। क्यों ये क्वेश्चन बनाया गया? क्योंकि पीएम मोदी एंड सेशल्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है अभी सेशल्स के अंदर, इंडियन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इनोग्रेट किया है जॉइंटली। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इसमें शामिल थे, उन्होंने जॉइंटली इनोग्रेट करे ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे जो कि इंडिया की तरफ से सेशल्स के अंदर लाए गए हैं। और इसी वजह से सेशल्स न्यूज में था, और हमने जो इसके आसपास के जो आइलैंड्स थे उनको भी लिया है, और आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। प्राइम मिनिस्टर क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट एरिया है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसके अंदर सेशल्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम सागर की बात करते हैं हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, और उसमें सेशल भी शामिल होता है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, एक बार मैप के ऊपर दिखाता हूं, सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर को लगाकर कौन कौन कहां पे फॉल करता है। सो दिस इज सेशल्स, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, फिर नीचे आपको कोमोरोस दिख रहा है, और नीचे फिर आपको मेडागास्कर दिख रहा है। तो सेशल्स नंबर 1 पे है, फिर कोमोरोस है, और फिर मेडागास्कर है। देखते हैं हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है। सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर 1 2 3 कोई अवेलेबल है? यस, बी जो है हमारा वो यहां पे बिल्कुल सही मेल खा रहा है। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब आपके पास मैप आता है आसपास की चीजों को भी मिस मत करिएगा। सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर तो आपने देख लिया, लेकिन वेस्ट साइड पे कीनिया भी देखिएगा और तंजानिया भी देखिएगा। ठीक है, कहां पर है ये सारे? इंडियन ओशन के अंदर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको 50 डेज रिवीजन सीरीज के बारे में बता देता हूं। 50 डेज की जो रिवीजन सीरीज है ये आपके लिए लाई गई है। इसमें आपका डे वाइज ही आपको जो ब्रोशर है वो दिया जाएगा, जिसके अंदर डेली आपके कौन कौन से 20, 25, 30 टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाएंगे, वो इसके अंदर दिए जाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके 70 to 80 टॉपिक्स जो है वो रिवाइज आपको कराए जाए, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस 50 डेज रिवीजन का जो आपका पूरा सीरीज बन जाता है, इसके अंदर कोशिश करी जा रही है कि आपको 4 से 5 हजार कॉन्सेप्ट जो आपने पूरे साल में पढ़े हैं उसकी रिवीजन
रिवीजन अच्छे से हो जाए। डे वाइज रिवीजन होगी और टॉपिक वाइज रिवीजन होगी तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसमें यही कोशिश है कि कुछ नया नहीं होगा, लेकिन जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी हैं उनको सही तरीके से आप मेमोराइज कर पाए, सही तरीके से रिटेन कर पाए, वो सब चीजें इस 50 डेज की रिवीजन सीरीज के अंदर डाली गई है, जिसको आप एनरोल करा सकते हैं exam.netmark.com पे जाकर। तो ये जो रिवीजन सीरीज है, जो लोग 2021 के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। आखिरी के दिनों के अंदर पूरी की पूरी जितनी भी एक साल में उन्होंने मेहनत करी है, उस पूरी मेहनत को कंसोलिडेट किस तरीके से किया जाए, ये रिवीजन सीरीज उस पूरी प्रक्रिया के अंदर आपको हेल्प करेगी। यू कैन एनरोल इट ऑन exam.netmark.com और इसमें जो ब्रोशर होगा उसको भी रीड कर लीजिएगा, जिसमें डेली कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट के, वो भी मेंशन किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इनियास के बारे में पूछा गया। इट वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा इसे फाउंड किया गया था? नीति आयोग, सर्व, इंजा, नेशनल साइंस सेंटर। जल्दी से बताएं। चलिए देखिए, इनियास जो है दैट इज इंडियन नेशनल यंग अकेडमी ऑफ साइंसेज। इट हैज लॉन्च्ड अ मल्टी प्रोंग्ड नेशन वाइड मास अवेयरनेस कैंपेन टू बस्ट मिथ्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर भी बहुत ज्यादा मिथ्स जो हैं वो फैलाई जा रहे हैं, चाहे वो हमारी वैक्सीन को लेकर हो या फिर दूसरे प्रोग्राम्स को लेकर हो। उसको दूर करने के लिए ही इनियास ने एक मल्टी प्रोंग्ड नेशन वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाया है, ताकि लोग इससे दूर ना भागे, रादर वैक्सीनेशन कराने में जो एक आप कह सकते हैं एंथुजियाज्म होता है लोगों की तरफ से, वो दिखाई देना चाहिए। कैंपेन विल बी कैरिड आउट थ्रू द कोवैक न्यूज एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन। इनियास जो है इट वाज फाउंडेड बाय इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, इंसा के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है इन 2014। इंसा काउंसिल दैट इज इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी काउंसिल ने 2014 में विद विजन टू प्रमोट साइंस एजुकेशन, तो साइंस को हमारे देश के अंदर बढ़ावा देना चाहिए, ना कि मिथ्स को। इसके लिए ये जो पर्टिकुलर आपका इनियास था, इसको लाया गया था, इसको फाउंड किया गया था। एंड इसमें यंग साइंटिस्ट जो है उनका भी एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है और वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना इंपैक्ट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैप रिलेटेड नहीं है, यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज और आर इंक्लूडेड इन E9 कंट्रीज। E9 कंट्रीज अभी न्यूज में थी, ठीक है। मैप से रिलेटेड कुछ नहीं पूछूंगा यहां पर बस, लेकिन रिकॉग्निशन के लिए मैप से जरूर पूछूंगा कि E9 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इंडिया ने एड्रेस किया था ये जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ 9 कंट्रीज की जो मीटिंग हुई थी, ई हियर स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, उसको लेकर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी न्यूज में थे। और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 एजुकेशन के टारगेट को अचीव करने का एजेंडा है, उसके ऊपर भी जिक्र किया गया था, ठीक है। E9 पार्टनरशिप जो थी ये फर्स्ट एस्टैब्लिश करी गई थी 1993 के अंदर। और इसके अंदर कंट्रीज कौन कौन सी आती है? देखिए इसके अंदर इंडिया है, बांग्लादेश है, ठीक है, हमारी पड़ोसी कंट्री में चाइना है, पाकिस्तान है, तो 4 तो ये कंट्री हो गई। इसके अलावा थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो इंडोनेशिया भी इसके अंदर है, नाइजीरिया भी है इसके अंदर, मैक्सिको भी है, इजिप्ट भी है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स हैं, जिसमें कौन कौन हो गई? बांग्लादेश, ब्राजील रह गई क्या यहाँ पे? यस, ब्राजील मैंने मेंशन नहीं किया, तो ब्राजील भी इसकी मेंबर है। तो ये 9 कंट्रीज इसकी मेंबर है। तो ब्राजील, इंडिया, पाकिस्तान, मैक्सिको, ये चारों ही इसकी मेंबर्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो E9 के अंदर कौन कौन मेंबर हैं, कौन कौन नहीं है, पूछा जा सकता है, क्योंकि E9 के ऊपर टॉपिक इस बार न्यूज में भी था और 9 कंट्रीज को याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। जहां पर 30, 35 या 50 कंट्री मेंबर होती है, तो वहां पर मैं आपको कभी भी नहीं कहता कि आप सभी के नाम याद रखें, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी ग्रुपिंग के अंदर 5, 7, 10, 12 कंट्रीज हैं, वहां पर इस तरीके का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यहां पर मैप के ऊपर देख लीजिए किस तरीके से ये कंट्रीज हैं, और फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एसडीजी को लेकर है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसडीजीज एसोसिएटेड विद एजुकेशन। क्या एसडीजी नंबर 1, एसडीजी नंबर 2, एसडीजी नंबर 3, एसडीजी नंबर 4? जल्दी से बताएं कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एजुकेशन से एसोसिएट करता है। जितने भी आपके एसडीजी के गोल्स हैं वो सारे आपको एसडीजी 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 आपको सारे पता होने चाहिए। वो सारे गोल्स कहीं ना कहीं आपको मेंस में भी एक अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करने वाले हैं। तो यहां पर जल्दी से बताएं। वैसे देखिए आंसर मैं इसका पिछले क्वेश्चन में ही दे चुका हूं, जो लोग बिल्कुल
ध्यान से मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं उनको ये क्वेश्चन उनका बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, जो कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि अभी पीछे ही जो E9 वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को अचीव करने में जो एजुकेशन के हमारे टारगेट्स हैं, ये पर्टिकुलर ब्लॉकिंग जो है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है हमारी हेल्प करेगा। मतलब SDG 4 जो है वो एसोसिएट करता है किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो है वो एसोसिएट करता है एजुकेशन से। इसमें एजेंडा है कि हमें रैपिड चेंज लाना है अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और इसमें टीचर्स को सपोर्ट देना हो, इन्वेस्टमेंट लानी हो स्किल्स के अंदर, या फिर डिजिटल डिवाइड को कम करना हो। इस तरीके के सब टारगेट्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के अंदर रखे गए। तो कौन कौन से सब टारगेट्स हैं? टीचर्स को सपोर्ट करना है, स्किल्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, और साथ ही साथ डिजिटल डिवाइड को भी खत्म करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के से पहले 17 के 17 गोल्स जो है ये आपको याद होने चाहिए कि गोल नंबर 1 क्या है, गोल नंबर 9 क्या है, गोल नंबर 15 क्या है। ये आपको मेंस के अंदर भी क्वेश्चन के आंसर लिखने में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो दे देगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वेरियस 3 स्टेटमेंट्स दी हैं और पूछा है आपसे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर NIA के बारे में पूछा है, ठीक है। तो यहां पे NIA को लेकर पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। NIA को लेकर वैसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इसको मैंने CBI से कंपेयर करके भी आपको बताया था कि किस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है और CBI से ज्यादा पावरफुल बॉडी है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के अंडर NIA आता है, हो सकता है। NIA वॉज क्रिएटेड आफ्टर द 2008 मुंबई टेरर अटैक। तो NIA को 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद बनाया गया था। द एजेंसी इज एम्पावर्ड टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट विद स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। तो जो भी टेरर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना, उनको सोल्व करना NIA के हाथ में होता है। स्टेट की परमिशन की इसमें जरूरत पड़ती है उनको। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए देखिए, NIA जो है अभी कुछ केसेस को डील कर रहा है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि मुंबई पुलिस जो है उनके काफी सारे लोगों को बुलाया जा रहा है इसके अंतर्गत। यहाँ पे फॉर्मर पुलिस ऑफिसर एंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जो है उनको NIA के द्वारा क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था मुकेश अंबानी टेरर स्केयर केस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो आपने डेफिनेटली न्यूज में देखी होगी, लेकिन NIA क्योंकि ये बॉडी जो है ये इन्वॉल्व हो चुकी है पूरी इस न्यूज के अंदर, तो NIA एज ए बॉडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आगे जाके आपको भी NIA ज्वाइन करना पड़ सकता है, NIA को हेड करना पड़ सकता है। क्या ये MHA के अंदर आती है? तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये बॉडी आती है जो कि काफी पावरफुल बॉडी है, जो कि 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद बनाई गई थी और अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट करके जो नार्कोटिक्स रिलेटेड केसेस होते हैं वो भी NIA को मैनेज करने के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ इनको CBI की तरह राज्य सरकारों से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। इंडिया के अंदर कहीं पर भी इस तरीके के टेरर रिलेटेड केसेस होते हैं तो ये जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और इसी वजह से ये बॉडी CBI से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और पावरफुल बॉडी बन जाती है। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट जो है वो CBI को तो लेकर ठीक है लेकिन NIA को लेकर ठीक नहीं है, क्योंकि इनको स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। हेंस आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। INS सर्वेक्षक को लेकर क्वेश्चन पूछा है, बताइए INS सर्वेक्षक, ये दिस इज सर्वेक्षक के बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी शिप है ये। क्या ये कोई सर्वे शिप है, क्या ये कोई फ्रीगेट है, कोई सबमरीन है, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, INS सर्वेक्षक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, ठीक है, जिसको डिप्लॉय किया गया है टू मॉरिशस फॉर अंडरटेकिंग जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे अलोंग विद द मॉरिशियन काउंटर पार्ट। तो जो मॉरिशस की शिप्स है और हमारी शिप में INS सर्वेक्षक जो है, वैसे नाम में ही सर्वेक्षक है तो समझ में आ जाता है किसी न किसी एक्सप्लोरेशन के लिए इसे ही बनाया गया होगा। तो मॉरिशस अपनी शिप्स भेज रहा है, हमारी तरफ से INS सर्वेक्षक गया है ताकि हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है वो किया जा सके, ठीक है। INS सर्वेक्षक एक स्पेशलाइज सर्वे शिप है जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वे इक्विपमेंट लगे पड़े हैं जो कि डीप सी मल्टी बीम इको साउंडर के साथ आते हैं। इसके अंदर साइड स्कैन सोनार्स भी लगे हुए हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड डिजिटल सर्वे जो है वो प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसके अंदर लगाए गए हैं ताकि जिस काम के लिए इसे बनाया गया है वो काम अच्छे तरीके से किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ सर्वे शिप, सर्वेक्षण का ये जहाज है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। करंट अफेयर्स की सीरीज में 12 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू और PIB के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम MCQ के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन होने वाला है OPEC मेंबर्स के बारे में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में जानेंगे, अनक्लोज के बारे में डिस्कशन होगा, वेरियस जोन्स को लेकर, इरावती डॉल्फिन, स्पीसीज स्पेसिफिक क्वेश्चन रहने वाला है, सागर को लेकर एक क्वेश्चन होगा, इजराइल की लोकेशन जो है इसको लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाइड्रोफोन क्या होते हैं, म्यूटेंट वायरस एंड टी सेल्स,
इनको भी लेकर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग ओपेक। ओपेक को लेकर न्यूज थी, इसी वजह से ओपेक के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है। प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड हैज फॉलन अंडर 63 पर बैरल डॉलर फ्रॉम अ हाई ऑफ 70 पर बैरल। ये एग्जिस्ट करता था मार्च के अंदर और अभी गिर के 63 पर आ चुका है। अ रीसेंट रिसर्जेंस इन कोविड-19 इन्फेक्शन कपल्ड विद अदर कॉजेज जो है, जिसकी वजह से यहां पर ये डिक्लाइन जो है देखा गया है। तो इसी वजह से ओपेक जो है, ये पर्टिकुलर बॉडी जो कि ऑयल के लिए जानी जाती है, ये न्यूज में थी और आपसे पूछा है ओपेक के जो ओरिजिनेटिंग मेंबर्स थे, जो ओरिजिनल मेंबर्स थे जब इसको बनाया गया था, तो वो कौन कौन से थे? क्या ईरान इसमें शामिल था? क्या इराक था? कुवैत था? सऊदी अरेबिया था? सोचिए, बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो ओपेक की बात करें तो ओपेक बेसिकली की प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो होती हैं, और ये ऑयल को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी या कम प्रोड्यूस करेंगी, उससे डिटरमिन होता है ऑयल का प्राइस। जब इनको लगता है कि प्राइस गिर रहा है तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन को आर्टिफिशियली कम कर देते हैं। इसी तरीके से जब आपको प्राइस को बढ़ाना होता है, कम करना होता है, ये जो आपकी ओपेक कंट्रीज हैं, ये की डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। यहां पर जब ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ये चारों कंट्रीज उसके अंदर शामिल थी, लेकिन और भी जो कंट्रीज मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है सिंस 1965 इट इज हेडक्वार्टर इन वियना। वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑल्दो ऑस्ट्रिया जो है वो ओपेक का मेंबर स्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा ना। दिस इज अ यूनिक थिंग कि ओपेक के अंदर जो ओपेक का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, लेकिन वियना ऑस्ट्रिया जो है वो खुद ही ओपेक का मेंबर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का पूरा नाम है। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 कंट्रीज शामिल है। इसे 1960 में बगदाद के अंदर फाउंड किया गया था और 5 इसकी ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज थी, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जो 4 आपके ऑप्शन में दिए हैं वो थी, और 5वीं कंट्री थी वेनेजुएला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन 5 ओरिजिनेटिंग कंट्रीज ने इसे शुरू किया था। आज के टाइम में 13 कंट्रीज हैं। वियना ऑस्ट्रिया जो कि इसकी कंट्री नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है, वो वहां पर इसका हेडक्वार्टर लोकेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो यहां पे क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो इसके लिए एक यूनिक पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन आपके सामने बन के आ सकता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर बता दिए। फिलहाल हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि चारों कंट्रीज जो है इसकी ओरिजिनेटिंग मेंबर कंट्रीज थी। अदरवाइज बाकी कंट्रीज जो है आप यहां पर इस इंफोग्राफिक के अंदर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए को लेकर है, पूछा है कि ये कहां पर लोकेट करती है। ये हेग के अंदर है, वाशिंगटन डीसी में है, पेरिस में है, या फिर किसी और ही जगह पे लोकेट करती है। देखिए, आप जानते हैं 2012 से जो इटालियन मरीन्स है उन्होंने हमारे फिशरमैन को मारा था केरला कोस्ट के ऊपर, और तब से वो केस जो है, वो कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। तो इटालियन मरीन्स जो हैं उन्होंने 2 इंडियन फिशरमैन को गन डाउन किया था केरला कोस्ट के अंदर। फरवरी 2012 की न्यूज है, जब मतलब हम लोग तैयारी किया करते थे, तब हम लोग एग्जाम दिया करते थे, इतनी पुरानी न्यूज है। अब दोबारा से इस इश्यू को रीसर्फेस किया गया था और कहा गया था कि जब तक ये केस बंद नहीं किया जाएगा, जब तक जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है जो कि विक्टिम्स को दिया जाना था, जो कि अराउंड 10 करोड़ के आसपास सेट किया गया था, जब तक वो नहीं दिया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द केस अगेंस्ट 2 इटालियन मरीन्स जिन्होंने केरला कोस्ट के ऊपर 2 फिशरमैन को मारा था विल बी क्लोज्ड ओनली आफ्टर द कॉम्पनसेशन अमाउंट इज डिपॉजिटेड। जब तक कॉम्पनसेशन अमाउंट नहीं दिया जाता, केस को बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, पीसीए दैट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर 2019 जुलाई के अंदर ये केस पहुंच गया था, और मई 2020 के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर किया दैट द मरीन्स विल नॉट बी ट्राइड इन इंडिया, कि जो मरीन्स हैं उनको इंडिया में ट्राई नहीं किया जाएगा, एंड विल फेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन इटली। तो उनको यहां पे बेनिफिट देते हुए, जो मरीन्स है उनको बेनिफिट देते हुए कहा कि उनके अगेंस्ट में जो केस है वो भारत में नहीं चलाया जाएगा, वो इटली के अंदर चलाया जाएगा। कोर्ट जो है इसी वजह से न्यूज में थी, इंडिया ने हालांकि इस चीज को अग्री नहीं किया। हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और यहां पर कोर्ट ने एक चीज और भी कही थी, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, कि इटली और इंडिया को दोनों को साथ में बैठकर जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है उसको सेट करना चाहिए, और इटली को वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट पे भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया, ए इज द करेक्ट आंसर। मेंस और इंटरव्यू के अंदर अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देके बता दिया है कि हेग में जो पीसी है उसका क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हमारा खुद का क्या कहना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक कॉम्पनसेशन अमाउंट नहीं दिया जाएगा, केस को बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसर्निंग अनक्लोज। ठीक है, अब आप जानते हैं यूएस के अंदर रजीम चेंज हुआ है, और रजीम चेंज पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, अब एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो चेंज हो चुकी है। और अभी
यूएस ने एक डिसीजन लिया है कि वो एक पेट्रोल एक्सरसाइज जो है इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ रीजन के अंदर वेस्टर्न इंडियन ओशन में करेंगे, और इंडिया ने इस चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया है कि यूएस जो है बिना इंडिया से पूछे इंडिया के EEZ दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले नहीं हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को नहीं झेलना पड़ा, लेकिन अभी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट वन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है अभी, और वो अभी तक इंडिया के फेवर में नहीं जा रही है। ठीक है, आते हैं अनक्लोज के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहां पे इंडिया ने जब ये अपना प्रोटेस्ट रेज किया था यूएस के अगेंस्ट में कि यूएस जो है इस तरीके से हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमसे बिना पूछे इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, विच इज वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और जब हम इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन की बात करते हैं, मैरीटाइम लॉ की बात करते हैं, तो वहां पे अनक्लोज जो है उसका जिक्र जरूर होता है। तो अनक्लोज क्या है, दो स्टेटमेंट्स यहां पे दी हैं, देख लेते हैं। पहला है UNCLOS इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, हो सकता है। इट प्रोवाइड्स अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द यूज ऑफ वर्ल्ड सीज एंड ओशन, जो दुनिया के सीज हैं और जो ओशंस हैं, ठीक है, उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो अनक्लोज के अंदर दिया गया। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। अनक्लोज की बात करें, बेसिकली एक एक्रोनियम है जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी। इस कन्वेंशन को शॉर्ट में लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन भी कहा जाता है, और जो मैरीटाइम जितने भी इश्यूज होते हैं अनक्लोज उससे डील करता है। 1982 के अंदर ये इफेक्टिव हुआ था। देख लेते हैं यहाँ पर, अनक्लोज एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, बिल्कुल सही, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सीज और ओशंस को कैसे डील करना है। ठीक है, और जो हमारा अभी इशू चल रहा है कि जो यूएस का डिसीजन यूएस ने लिया कि वो एक पेट्रोल करेंगे इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, जिसको कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी जो डीलिंग उसकी करी जाएगी वो अनक्लोज के हिसाब से करी जाएगी, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्योंकि हमारे हिसाब से इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन हो रहा है जब इंडिया को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इस तरीके की एक्सरसाइज जो है यूएस के द्वारा हमारे ही रीजन के अंदर करी जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर अनक्लोज को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली इसी चीज को, मैरीटाइम बाउंड्रीज को लेकर ही न्यूज में था। टेरिटोरियल जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ये बेसिकली आपसे अगर ज्योग्राफी का कोई बेसिक क्वेश्चन पूछना है वहां पर भी इस तरीके का क्वेश्चन बन के आ सकता है, और करंट अफेयर्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जल्दी से सोचे क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको इसको मैप के ऊपर बेसिकली एक ग्राफिक के थ्रू समझाऊंगा कि कितना कितना जोन होता है और उसके क्या क्या पर्पसेस होते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको नॉटिकल माइल्स के हिसाब से बताता हूं, फिर बताऊंगा कि टेरिटोरियल जोन में क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं, कॉन्टिजियस जोन में एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, टेरिटोरियल जोन की जब हम बात करते हैं तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स। तो यहां पे ये इंटरचेंज करके दिया, हालांकि कॉन्टिजियस जोन जो है वो 24 नॉटिकल माइल्स तक है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो सिर्फ सेकंड पेयर जो आपका है वो करेक्ट है। एक बार देख लीजिए इसे, ग्राफ के ऊपर भी कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप देखेंगे दिस इज द टेरिटोरियल सी, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का। देन कॉन्टिजियस जोन में जो अप टू 24 तक एक्सटेंड करता है यहां तक, ठीक है। देन आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये 200 माइल्स तक एक्सटेंड करता है। अब देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत करी जा सकती है। देखिए जब हम टेरिटोरियल सी की बात करते हैं, कोस्टल स्टेट्स जो होते हैं उनकी पूरी सोवरेनिटी होती है, पूरी जुरिस्डिक्शन होती है टेरिटोरियल सी के ऊपर, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरी की पूरी जुरिस्डिक्शन, पूरी की पूरी सोवरेनिटी उनकी होती है। द राइट्स एक्सटेंड नॉट ओनली ऑन द सरफेस बट ऑल्सो ऑन द सी बेड। तो यहां पे सरफेस के ऊपर तो राइट्स एक्सटेंड करते ही करते हैं, सी बेड के ऊपर भी करते हैं। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, 12 नॉटिकल माइल से आगे बढ़ के हम कॉन्टिजियस जोन में आते हैं जो कि 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ये एक इंटरमीडिएट जोन होता है बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड द हाई सीज। टेरिटोरियल सी जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है और आपका जो हाई सीज होता है उनके बीच का एरिया होता है। कोस्टल स्टेट्स के पास यहां राइट होते हैं टू बोथ प्रिवेंट एंड पनिश इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल, इमिग्रेशन, सैनिटरी एंड कस्टम लॉज विद इन द टेरिटरी एंड टेरिटोरियल सी। तो यहां पे किसी को भी, कोई भी अगर आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है या फिर आप उसको रोकना चाहते हैं इन्फ्रिंज करने से, तो वहां पे प्रिवेंशन का भी आपको राइट मिला हुआ है और पनिशमेंट का राइट भी मिला हुआ है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज कन्फाइंड टू कॉन्टिजियस जोन। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर यूएस अभी आ रहा है एक्सरसाइज के लिए और पेट्रोलिंग के लिए। सॉवरेन राइट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरेशन के लिए, किसी भी रिसोर्स को एक्सप्लोइट करने के लिए, कंजर्विंग के लिए, मैनेजिंग के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को,
चाहे वो लिविंग नेचुरल रिसोर्स हो, नॉन लिविंग हो, ये सभी इसके अंदर आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। राइट टू कैरी आउट एक्टिविटीज, किस तरीके की एक्टिविटीज, चाहे वो एनर्जी के प्रोडक्शन की हो या फिर करंट या विंड्स को लेकर हो, वो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आपको राइट्स, मतलब किसी भी राज्य को जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं, किसी भी कंट्री को, कोस्टल रीजन को, कोस्टल स्टेट को, कोस्टल कंट्री को ये राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। अनलाइक द टेरिटोरियल सी एंड द कॉन्टिजियस जोन, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स और 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओनली अलाउज फॉर द अबव मेंशन्ड रिसोर्स राइट्स, इट डज नॉट गिव अ कोस्टल स्टेट द राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट। तो नेविगेशन का जो लिमिटेशन होता है वो यहां पर अलाउड नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो यूएस कर रहा है वो नेविगेशन नहीं कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका हाई सीज शुरू हो जाता है, जो कि नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड माना जाता है और वहां पर कोई भी चीज करी जा सकती है। बेसिकली सभी मैनकाइंड के लिए वो रीजन ओपन रहता है, ठीक है। तो यहां पे एक बार आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द टेरिटोरियल सी, देन कॉन्टिजियस जोन, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड बियॉन्ड दैट, यहां तक जो है किसी भी कंट्री के राइट्स रहते हैं। फिर हाई सीज आ जाता है जो कि एक कॉमन रीजन माना जाता है, वहां पर इतनी ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इरावती डॉल्फिन स्पीसीज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है और 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। इजी क्वेश्चन है, कंपेरेटिवली पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके ठीक है। अभी बेसिकली क्या हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स चिल्का लेक के अंदर देखा गया है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, कि यहां पर डबल हो गई है संख्या उड़ीसा कोस्ट के अंदर, और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो डॉल्फिन्स की संख्या यहां पे दोगुनी हो चुकी है। ये एक अच्छी न्यूज थी, इसी वजह से इरावती डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन बनाया है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये भी चिल्का लेक में मिलती है, हो सकता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन म्यांमार, म्यांमार में पाई जाती है, मीकोंग रिवर में पाई जाती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यस, यहां पर तीनों स्टेटमेंट्स जो आपकी हैं वो करेक्ट है। जो आपकी इरावती डॉल्फिन है, दिखाऊंगा किस तरीके से दिखती है, वो चिल्का लेक में भी मिलती है, म्यांमार में भी पाई जाती है और मीकोंग रिवर में भी ये आपकी पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉपुलेशन अभी डबल हुई है डॉल्फिन्स की चिल्का लेक के अंदर, इसी वजह से चिल्का और इरावती डॉल्फिन को लेकर ये क्वेश्चन जो था वो बनाया गया था। चलिए, सो प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा और जो आपका रिवीजन पैकेज है इसमें आप एनरोल करा लीजिएगा। आखिरी के दिनों को किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करना है, कैसे मिनिमम टाइम के अंदर पूरा आप अपना पूरे साल की जो मेहनत है उसको रिवाइज कर सकते हैं, यू कैन फाइंड दैट इन दिस कोर्स, जिसके अंदर आपका मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर आप पूरा जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं वो आप रिवाइज कर पाएंगे और अराउंड 4,000 to 5,000 कॉन्सेप्ट्स जो आपके हैं आप एग्जाम के अंदर लेके जा पाएंगे विद 100% रिवीजन, जो कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरी सीरीज में इंटरेस्टेड है तो प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। 100 डेज 200 डेज या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर एनरोल करा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सागर को लेकर है। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को लेकर दे रखी है और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो SAGAR या फिर सागर जो है इसको लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज लॉन्च्ड इन 2010, 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशन रीजन, IOR के लिए इंडिया का ये एक स्ट्रेटेजिक विजन है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, वैसे मैंने आपको बताया है कि यूजुअली यूपीएससी जो है वो आपसे ईयर या डेट वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी उन 100 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे ईयर जो है, जो काफी सिग्निफिकेंट ईयर्स होते हैं, उनको लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और मैं आपको बार बार बताता हूं, जैसे जो आपका सिल्क रूट है या मैरीटाइम रूट है, CPEC है, या फिर आप कहें कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वो शी जिनपिंग का एक फेवरेट एरिया है, फेवरेट प्रोजेक्ट है। उसी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो फेवरेट प्रोजेक्ट है वो है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और अगर हम ये चीज को जानते हैं, और वैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि सागर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस इसी वजह से ज्यादा भी हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट एरिया है, वो फेवरेट प्रोजेक्ट है। और क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट एरिया है तो डेफिनेटली जब वो सरकार में आए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद ही तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया होगा ना। तो 2010 में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ही 2014 के अंदर बनी थी, तो डेफिनेटली 2014 या इसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर इस प्रोजेक्ट को लेकर आए होंगे, क्योंकि ये आया था 2015 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन सेंस को यूज करना है आपको और एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, ये एक इंडिया का स्ट्रेटेजिक विजन है इंडियन ओशन रीजन को लेकर। अगर आपको याद हो, सागर इनिशिएटिव के अंदर ही हमने अभी सेशल्स के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट जो है MOU साइन किए और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उसे लॉन्च भी किया है सेशल्स के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ जब किसी भी तरीके का कोविड के टाइम में हेल्प करनी होती थी आसपास की कंट्रीज को, चाहे वो फोडर मटेरियल प्रोवाइड करना होता था,
या फिर दवाइयां प्रोवाइड करनी होती थी, तो वो भी सागर मिशन के अंदर, सागर 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत प्रोवाइड करी गई थी। थ्रू सागर इंडिया सीक्स टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स मैरीटाइम नेबर्स, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनके साथ करी जा सके। इंडिया सेफ गार्ड भी करना चाहता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को और इंडियन ओशन को भी, और उसके लिए आसपास की जो कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं या फिर दूसरी कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन में फॉल करती है, उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हम लोग सागर के साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, ये सबको भी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम ब्लू इकोनॉमी को भी एक रियलिटी बना सकें। ठीक है, चलिए, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सागर के बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इजराइल की लोकेशन को लेके, और मैंने आपको बताया था कि यूएस जो है उसके अभी हाव भाव थोड़े से बदले हुए हैं जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, और यहां पर इंडिया के अगेंस्ट में तो उसने कदम उठाने शुरू कर ही दिए हैं। अब अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले हमने हीलियम के बारे में पढ़ा था, हीलियम भी हमें अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा यूएस 2021 के अंदर, और यहां पर हमारे ईईजेड के अंदर पेट्रोलिंग अलग से शुरू करने की बात करी जा रही है। तो यहां पर सिर्फ इंडिया को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, इजराइल भी पीछे नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स इन अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल टू दिस अर्लियर पॉलिसी। पहले अर्लियर पॉलिसी जो थी, अगर आप देखेंगे, यूएस हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता था पैलेस्टीन के अगेंस्ट में, लेकिन अभी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस के अंदर, उसने क्या किया है, उसने $235 मिलियन का एक जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी पैलेस्टाइन को, वो दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया, जिसको कि अभी खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सिग्निफिकेंट रिवर्सल जो है यूएस के स्टांस में देखा जा रहा है, चाहे वो इंडिया के विज़ावी हो या फिर इजराइल के विज़ावी हो। और इजराइल के लिए अगेंस्ट में ये जो कदम उठाया गया है यूएस के द्वारा, इसी वजह से ये पूरी न्यूज थी, और हम इजराइल की लोकेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। देख लेते हैं, लेबनान इसके नॉर्थ में है, इजराइल के नॉर्थ में हो सकता है, सीरिया इसके वेस्ट में है, इजिप्ट इसके ईस्ट में है। इस एरिया से क्वेश्चन बहुत बार मैप रिलेटेड पूछे जाते हैं, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। जल्दी से बताएं, अब तो हमने भी बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हर बार एक नए एंगल से। लेट्स सी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं या नहीं। चलिए, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने 235 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस पैलेस्टीन को दी, और 15 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस कोरोना वायरस के लिए भी पैलेस्टीन को देने के लिए यहां पे अनाउंस किया है। अगर हम बात करें इजराइल की लोकेशन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, देख लेते हैं एक बार मैप के ऊपर क्या चीज है यहाँ पे। इजराइल, दिस इज इजराइल। लेबनान कहां पर है? नॉर्थ में है। सीरिया कहां है? आपका नॉर्थ ईस्ट में है। जॉर्डन ईस्ट में है। इजिप्ट आपका साउथ वेस्ट में है, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस कि कौन कौन सी चीजें कहां पे लोकेट करते हैं। लेबनान नॉर्थ में था, बिल्कुल ठीक है, लेबनान नॉर्थ में था। सीरिया कहां था? सीरिया नॉर्थ ईस्ट में था, वेस्ट में नहीं था। इजिप्ट कहां था? इजिप्ट साउथ वेस्ट में था, ईस्ट में नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मैप रिलेटेड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि हाइड्रोफोन को लेकर है। चलिए देखते हैं, हाइड्रोफोन को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन हाइड्रोफोन को लेकर आपका सही है। ये डिटेक्ट करता है अकूस्टिक सिग्नल अंडर द वाटर, पानी के नीचे अकूस्टिक सिग्नल को ये डिटेक्ट करता है। व्हेन सबमर्ज्ड इन द ओशन अ सेरामिक हाइड्रोफोन प्रोड्यूसेस स्मॉल वोल्टेज सिग्नल्स। ये जो सेरामिक का हाइड्रोफोन होता है, ये छोटे छोटे वोल्टेज सिग्नल को भी प्रोड्यूस करता है, मे बी पॉसिबल है। हाइड्रोफोन्स मेजर ओशन साउंड्स विद ग्रेट प्रिसिजन, काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ हाइड्रोफोन्स जो होते हैं ओशन साउंड्स को मेजर करते हैं। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो एक स्टडी करी गई थी जिसमें बताया कि देयर वाज रिड्यूस्ड नॉइज पोल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक ओइंग टू लॉकडाउन की वजह से जो नॉइज पोल्यूशन था वो काफी हद तक कम हो गया था, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हुई थी, तो उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड कम हुआ था, और कहीं ना कहीं जो नॉइज पोल्यूशन था वो भी कम हुआ था। इन द अंडर वाटर वर्ल्ड टू एंथ्रोपोनी ह्यूमन मेड साउंड्स रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अभी दोबारा से जो है देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जब ओपन हुए हैं, दोबारा से जो नॉइज पोल्यूशन है दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, और इसी वजह से हाइड्रोफोन जो थे वो न्यूज में थे। यस, ये अकूस्टिक सिग्नल को अंडर द वाटर डिटेक्ट करता है, और साथ ही साथ पहला और तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे मिलता जुलता ही है। ओशन के नीचे की जो साउंड्स होते हैं उसको बिल्कुल प्रिसीजन के साथ डिटेक्ट किया जाता है इसके द्वारा। साथ ही साथ स्मॉल वोल्टेज सिग्नल को भी ये प्रोड्यूस करता है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं हाइड्रोफोन्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कोरोना वायरस के ऊपर क्वेश्चन है। कोविड के म्यूटेंट वायरस को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। म्यूटेंट वायरस इज एसोसिएटेड विद लार्ज स्पाइक्स ऑफ कोविड-19 केसेस इन सम कंट्रीज। हो सकता है इट अनेबल्स वायरसेस टू बिकम मोर इन्फेक्शियस बट कैन नॉट इवेड एंटीबॉडीज। मे बी इट हैज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद रिडक्शन इन वैक्सीन एफिकेसी। मे बी पॉसिबल है। सोचिए क्या आंसर होगा म्यूटेंट वायरस को लेकर, फिर डिस्कशन करते हैं।
चलिए देखिए, हमने कल ही डिस्कस किया था म्यूटेंट वायरसेस के अलग अलग जो वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, VOI, कहां से आए हैं? ये यूके से आए हैं, ब्राजील से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं ऐसे केसेस, इंडिया से ऐसे केसेस आए हैं। तो म्यूटेंट वायरस जो एसोसिएट करता है उसमें स्पाइक्स जो है वो काफी ज्यादा होती हैं और इसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर इजीली एंटर कर जाता है। तो ये जो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें म्यूटेंट केसेस जो होते हैं, म्यूटेंट वायरस जो आपके नए नए जो स्ट्रैंड्स निकल के आ रहे हैं, वो जो है वैक्सीन का भी जो इंपैक्ट है उनके ऊपर कम पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये बात भी आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है और इसी वजह से ये चिंता का विषय है, क्योंकि कोविड-19 के ऊपर तो हमने कहीं ना कहीं एक जो सक्सेस थी वो पा ली थी, लेकिन जब नए नए स्ट्रेन आने लगेंगे तो हर बार जब नया स्ट्रेन आएगा वो एक नई तरीके से कोविड-19 को लेकर हमें डील करना पड़ेगा। ये वायरस को एनेबल करते हैं ताकि वो ज्यादा इंफेक्शियस हो जाए, बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो एंटीबॉडीज को भी इवेड कर जाते हैं। जो एंटीबॉडीज हमारी जो बेसिकली इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं, हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी डेवलप करती है, जब कोई नया स्ट्रेन आता है तो वो एक नए वायरस की तरह काम करता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर होती है वो उस वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं कर पाती। सो दे कांट इवेड एंटीबॉडीज। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दे कैन इजिली इवेड द एंटीबॉडीज। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो नए नए स्ट्रैंड्स आ रहे हैं, जो नए नए वायरसेस आ रहे हैं, दे आर मोर इन्फेक्शियस, उनके ऊपर वैक्सीन का भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है और जो हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है उसका भी इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं आज के। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट टी सेल्स। टी सेल्स को लेकर पूछा, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंस होती है। इट क्रिएट्स द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पैथोजन। स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जो ये क्रिएट करता है। द टी सेल्स आर लाइक सोल्जर्स, जो कि क्या करते हैं, जो टारगेटेड इन्वेडर्स को सर्च करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, जो टी सेल्स हैं बिल्कुल सही है, ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, एक सोल्जर की तरह काम करते हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनको सर्च करके उनको खत्म कर देते हैं और स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में अपना रिस्पॉन्स देते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेटर बनाने में एक काफी इंपॉर्टेंट भूमिका जो है उसको निभाते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि की इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टी सेल्स के बारे में मत भूलिएगा, क्योंकि कोरोना को लेकर नए नए स्ट्रैंड्स आ रहे हैं, तो टी सेल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स की सीरीज में 13 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं। आई होप आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम टाइगर रिजर्व के बारे में एक क्वेश्चन देखेंगे, देन नेदरलैंड के बॉर्डर को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, नीरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लीलावती अवार्ड्स के बारे में भी एक क्वेश्चन हमारा रहेगा। देन आपका ट्वाइट्स ग्लेशियर को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, FATF को डिस्कस करेंगे। ईस्ट टू वेस्ट एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोइंग के बारे में जानेंगे। गैंजेस डॉल्फिन के IUCN स्टेटस को देखेंगे और ओमगोट रिवर के बारे में भी हमारा डिस्कशन होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पेयर्स को लेकर। लेफ्ट साइड में आपको टाइगर रिजर्व दिए हैं और राइट साइड में आपको स्टेट के नाम दिए हैं जहां पर वो टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको देखना है। पहला है नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व NNTR, कहा है कि ये महाराष्ट्र में है, हो सकता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में बताया है, हो सकता है। तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। जल्दी से बताएं कौन सा पेयर यहां पर करेक्टली मैच कर रहा है, फिर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, अभी आपका जो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व NNTR है जो महाराष्ट्र में लोकेट करता है, यहां पर एक फॉरेस्ट फायर जो थी, बेसिकली जो जंगल में आग थी वो लग गई थी और उसे बुझाने के चक्कर में 3 लेबरर्स जो है उनकी जान चली गई और 2 दूसरे लेबरर्स जो थे उनकी यहां पे इंजरी जो है उनको सफर करनी पड़ी। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, सिमलीपाल के अंदर भी कुछ इसी तरीके की आग लगी थी और वहां पर भी उसे बुझाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लग गया था। कुछ उसी तरीके से न्यूज जो थी वो NNTR को लेकर भी आ रही है। NNTR कहां पर लोकेट करता है? महाराष्ट्र। बिल्कुल पहला पेयर आपका करेक्ट हो जाता है, न्यूज मैंने आपको बता दी है। अगर हम तादोबा की बात करें, तादोबा जो है वो भी महाराष्ट्र में लोकेट करता है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में लोकेट करता है। जो तीनों पेयर आपको यहां पर दिए हैं तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर जो नवेगांव है
इसको देख लीजिए महाराष्ट्र में कहां पर लोकेट करता है। लेट मी इंक्रीज द साइज हियर। देखेंगे ऊपर मध्य प्रदेश है, नीचे यहां पर वेस्टर्न साइड में गुजरात है, देन दिस इज मुंबई, नीचे तेलंगाना कर्नाटका से बॉर्डर महाराष्ट्र का टच हो रहा है, एंड दिस इज नवेगांव नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेदरलैंड को लेकर है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर में नेदरलैंड के हेड के साथ काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स है उनको इनॉग्रेट किया एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और इसी वजह से नेदरलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेदरलैंड का बॉर्डर जो है वो किन किन कंट्री से टच करता है। क्या जर्मनी से टच करता है? व्हाट अबाउट बेल्जियम, पोलैंड? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए, तो रिसेंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड उन्होंने एक वर्चुअल समिट करी थी, और वर्चुअल समिट करते हुए उन्होंने काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको इनॉग्रेट किया था, और इसी वजह से जो क्वेश्चन नेदरलैंड है इसके ऊपर अगर पूछा जाएगा तो इसकी लोकेशन को लेकर पूछा जाएगा। देख लेते हैं नेदरलैंड को एक बार कि किस किस से इसका बॉर्डर टच कर रहा है। एक बार थोड़ा सा मैप को बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं। सो दिस इज नेदरलैंड, एम्स्टरडैम। अगर आप नॉर्थ साइड पे देखेंगे तो इसके नॉर्थ सी है, वेस्टर्न साइड पे आपको यूके दिख रहा है, नीचे बेल्जियम से और जर्मनी से इसका बॉर्डर टच कर रहा है, फ्रांस इसके नीचे है, काफी दूर पड़ जाता है, पोलैंड का बॉर्डर भी इसे टच नहीं कर रहा है, काफी दूर पड़ जाता है, डेनमार्क, स्वीडन ऊपर की साइड है, और चेक रिपब्लिक तो वैसे भी यहाँ पे लैंडलॉक्ड काफी दूर है इससे। तो बेल्जियम और जर्मनी से इसका बॉर्डर टच हो रहा है, पोलैंड से नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन जब इस तरीके से कंट्रीज आती हैं जिनके साथ हमने कुछ एमओयू साइन किया होता है तो वो मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, और प्रीलिम्स के लिए उसकी मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि नीरी को लेकर है। नीरी को लेकर एक अच्छी न्यूज नहीं थी। बेसिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑफिशियल जो थे उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए गए थे, और इसी वजह से उनका तबादला जो था वो किया जा रहा था। कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीरी एज ए बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 स्टेटमेंट नीरी को लेकर दे रखी है, और आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में हो सकता है, ये CSIR के अंडर आती है, मे बी पॉसिबिलिटी है इसकी भी। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, आपका जो असाइनमेंट है, जो आपका काम है वो ये है कि नीरी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही जरूर बताइएगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो यस, ये नागपुर के अंदर है, CSIR के अंदर आती है, ये बात भी ठीक है। इसको 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था नागपुर के अंदर। ठीक है, पेरेंट बॉडी की बात करें, नीरी इज ए पार्ट ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आती है, एंड इट फॉल्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। लेकिन नीरी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो गूगल करके भी इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि लीलावती अवार्ड्स को लेकर है। पूछा गया लीलावती अवार्ड्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज सेटअप बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसे सेटअप किया गया है, हो सकता है। इस बार का जो थीम है वो विमेन एम्पावरमेंट है, ये भी पॉसिबल है। इट इज नेम्ड आफ्टर 12th सेंचुरी मैथमेटिशियन ट्रीटाइज लीलावती। ये जो है 12वीं सेंचुरी में जो एक मैथमेटिकल ट्रीटाइज थी लीलावती, उसके बाद इस पर्टिकुलर अवार्ड का नाम जो है वो रखा गया है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, उन्होंने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लीलावती अवार्ड 2020 जो हैं, जो कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर दिए जाते हैं, वो विनर्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट करें विद विमेन एम्पावरमेंट एज द थीम। इस बार का जो थीम था वो क्या था? विमेन एम्पावरमेंट इस बार का थीम था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसे अवार्ड को देने के? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवार्ड इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इश्यूज लाइक सैनिटेशन हो, हाइजीन हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, लिटरेसी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग हो, क्रेडिट हो, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज और विमेन राइट्स। ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं इस अवार्ड को देने के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इज इट सेटअप बाय AICTE? तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने प्रेजेंट किया है AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020। क्या विमेन एम्पावरमेंट इस बार का थीम था? तो ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, और जो नाम रखा गया है लीलावती मैथमेटिकल ट्रीटाइज के ऊपर रखा गया है, ये बात भी आपकी ठीक हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। किन किन को ये प्राइज दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है? वो PCS EPFO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर उस तरीके से नाम पूछे जाते हैं। UPSC के अंदर ज्यादातर सिचुएशन में देखा गया नाम बहुत रेयरली ही पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो अवार्ड्स के बारे में उनकी जानकारी मांगी जाती है कि जो अवार्ड शुरू किया गया वो किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, उसका बैकड्रॉप क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है अवार्ड को देने का। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं उसको। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो पूछ रहा है कि वेयर द थ्वाइटिस ग्लेशियर लोकेटेड। तो ये थ्वाइटिस ग्लेशियर जो है ये कहां पर लोकेट करता है? आर्कटिक के अंदर, अंटार्कटिक के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर या अलास्का के अंदर? अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसर्चर्स एट द स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, उनका ये कहना है, उनका ये फियर है कि जो ये थ्वाइटिस ग्लेशियर है ये बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहा है, और प्रीवियसली जितना सोचा गया था कि कितनी जल्दी ये मेल्ट कर रहा है उससे ज्यादा में एक्चुअलिटी के अंदर ये जो मेल्टिंग है इसकी वो चल रही है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि वार्म वाटर जो है इसके नीचे से बह रहा है, तो जो ग्लेशियर है ग्लेशियर के नीचे से वार्म वाटर जो है वो बह रहा है, वो फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से फर्दर जो इसका पूरा वार्मिंग प्रोसेस है वो एक्सपीडाइट हो गया, ठीक है। तो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये जो ग्लेशियर है कितनी जल्दी से मेल्ट हो रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से ये वार्म वाटर के फ्लो होने की वजह से मेल्ट कर रहा है। आपको इसकी लोकेशन बतानी है, फिर मैं आपको इसको मैप के ऊपर दिखाता हूं कहां पे लोकेट करता है। चलिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की एक बार इसको मैप के ऊपर देखिए, थ्वाइटिस ग्लेशियर जो है, जो कि अभी न्यूज में था, काफी जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहा है। दिस इज द थ्वाइटिस ग्लेशियर। इसके आसपास की चीजें भी जरूर देखिएगा। दिस इज पैसिफिक, साउथ अमेरिका दिख रहा है, अटलांटिक ऊपर है, इंडियन ओशन हियर, ईस्ट अंटार्कटिका है, साउथ पोल ये आपको यहाँ पे अंटार्कटिका का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थ्वाइटिस ग्लेशियर इज 120 किलोमीटर वाइड एट इट्स ब्रॉडेस्ट अगर देखा जाए 120 किलोमीटर है, फास्ट मूविंग एंड मेल्टिंग फास्ट ओवर द ईयर्स। तो पिछले कुछ सालों के अंदर इसकी जो मेल्टिंग है उस प्रोसेस में तेजी आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले जो प्री 50 कोड है इसको आप यूज कर लीजिएगा exam.netmock.com के ऊपर। रिवीजन सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, 100 डेज सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 200 डेज सीरीज। और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 को आप एनरोल करा सकते हैं, और यहां पर अपनी जो तैयारी है डे वाइज तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट भी होते हैं। पहले आपकी जो एनसीईआरटीज है उनके लेक्चर्स आपको दिखाए जाते हैं, उनके लेक्चर्स आप कवर करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको आप कवर करते हैं, ताकि एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन जाए और उसके बाद फिर टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए, तो इसको भी आप प्री 50 कोड यूज करके exam.netmock.com पे एनरोल करा लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं FATF के बारे में डिस्कशन करते हैं। FATF वाज स्टार्टेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, आपको बताना है कि किसके इनिशिएटिव पे FATF को स्टार्ट किया गया था, सोचिए। चलिए, रिसेंटली क्या हुआ था? रिसेंटली एक जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई और कहा गया कि एक्सटॉर्शन मनी जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पे करी जाती है ताकि अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे टेरर फंडिंग नहीं माना जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है बिजनेसमैन जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसा देते हैं ताकि उनके बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उस पैसे को टेरर फंडिंग नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी एक जजमेंट में कहा है। नाउ दिस जजमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यू के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये चीज कही है वो सही है कि नहीं है। ये आपका ओपिनियन इसके अंदर जानने की कोशिश करी जा सकती है। FATF जो एक बॉडी है वो टेरर फंडिंग को लेकर ही बनाई गई है कि हमारा जो टेरर फंडिंग है उसको कर्टेल करना है। जो कंट्रीज ऐसी चीजों के अंदर लिप्त है, इन्वॉल्व है, जैसे कि पाकिस्तान, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो इंपोजिशंस है वो लगाने हैं, और FATF यही काम करता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद FATF भी न्यूज में था। FATF एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1989 में फाउंड किया गया था, और किसके इनिशिएटिव पे? G7 के इनिशिएटिव पे इसको लेकर आया गया था, ठीक है, ताकि पॉलिसीज जो है बनाई जा सकें, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेरर फंडिंग जो है उसको कर्टेल किया जा सके। इन 2001 इट्स मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो जब शुरुआत करी गई थी तो सिर्फ इसको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का पूरा काम जो था वो दिया गया था। कब? 1989 के अंदर। लेकिन इसको अराउंड 12 साल के बाद 2001 के अंदर टेरर फाइनेंसिंग का जो ऑब्जेक्टिव है कि टेरर फाइनेंसिंग आपको रोकना है, वो भी इसके कामों में शामिल कर दिया गया था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के एरिया के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरगवर्नमेंटल बॉडी काफी अच्छे से काम कर रही थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? G7 के इनिशिएटिव की वजह से इसको लेकर आया गया था। अभी न्यूज क्या थी कि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटॉर्शन मनी पे करता है, दैट विल नॉट टेंट अमाउंट टू टेरर फंडिंग। चलिए, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देख लेते हैं नेक्स्ट डिस्कशन किस चीज के ऊपर हमारा होने वाला है। यहां पर बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट आपको लगाने के लिए कहा है। मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको दिया है, इंग्लिश चैनल आपको दी है, नॉर्थ सी आपको दिया, यूरोपियन रीजन की 3 एरियाज आपको दिए, और आपको क्या करना है? इसको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है। अगर ईस्ट टू वेस्ट देखें, दिस इज ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, तो कुछ इस डायरेक्शन में आपको इसको लगाना है। तो यहां पर सोचें क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको न्यूज बताता हूं और फिर डिस्कशन करते हैं।
चलिए देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड से कोई ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। वहां पे काफी सारे यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर ब्रिक्स, फायरवर्क्स, गैसोलीन बॉम्ब्स जो हैं वो डाला है, और काफी सारी कार्स जो थी वो उनको हाईजैक करके बेसिकली बसेस को जलाने का काम जो है वो वहां पर पूरा वायलेंस लाइक सिचुएशन जो है नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर स्ट्रीट्स के अंदर वो क्रिएट हुई है। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये पूरी न्यूज में थी, लेकिन हमारे लिए लोकेशन नॉर्दर्न आयरलैंड की और इसके आसपास की जगह की इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट्स सी एक बार मैप के ऊपर यहां पर इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहां पर एग्जिस्ट करता है। अगर दिस इज द मैप और हमें ईस्ट टू वेस्ट चलना है, ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट चलना है तो देखते हैं पहले क्या आता है। पहले आपको नॉर्थ सी दिख रहा है ऊपर पहले नंबर पे, नीचे आएंगे तो फिर आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा है और फिर आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिख रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन सबसे लास्ट में है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, देख लेते हैं। अगर हम इस तरीके से चले तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले नॉर्थ सी था, फिर इंग्लिश चैनल था और फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन था। तो 3, 2, 1 शुड बी आवर आंसर। तो 3, 2, 1 हमारा डी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यूज मैंने आपको बता दी है। जो स्ट्रीट वायलेंस वहां पे चल रहा है वो जो कंट्रोवर्शियल चीज है एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। मैप वाला क्वेश्चन बनके आपके सामने आ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग। तो इसको लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो पर्टिकुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग बनाया गया है इसको भोपाल के अंदर इनोग्रेट किया गया है, हो सकता है। देयर आर करंटली 24 KISCEs जो आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूटीज एंड ईच ऑफ देम फोकसेस ऑन ओलंपिक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। तो 23 ऐसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैं जो कि ओलंपिक स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने इनोग्रेट किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन एट द जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी जो कि श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे जो इनोग्रेशन किया गया है वो भोपाल के अंदर नहीं है, हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और जैसे ही पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है आप ए और सी को एलिमिनेट कर दीजिए। लेकिन यस, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यहां पे 24 ऐसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैं 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर उसके अंदर। और ओलंपिक स्पोर्ट्स का जो डिसिप्लिन होते हैं, जो ऐसे खेल ओलंपिक्स के अंदर खेले जाते हैं, उन्हीं के कंसर्निंग ही ऐसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बनाए हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो रोइंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहां पर आया है, रोइंग का जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है ये श्रीनगर के अंदर आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ गैंजेस डॉल्फिन। तो जो गंगा डॉल्फिन है उसका IUCN स्टेटस क्या है। अभी डॉल्फिन हमने कल भी क्वेश्चन किया था जिसमें यह बताया गया था कि चिल्का लेक के अंदर डॉल्फिन की जो संख्या वो डबल हुई है। तो डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। आज भी दोबारा न्यूज में था, डॉल्फिन को लेकर उनके IUCN स्टेटस को लेकर काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी। जल्दी से बताएं IUCN स्टेटस गैंजेस डॉल्फिन का क्या है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर लीस्ट कंसर्न है। जल्दी से बताएं। चलिए देखिए, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन्स इसने रिवील किया है इन द रीसेंट रिसर्च की इंडस की जो डॉल्फिन है, इंडस डॉल्फिन एंड गैंजेस या फिर गंगा रिवर डॉल्फिन है, दे आर नॉट वन बट 2 सेपरेट स्पीसीज। तो रिसेंटली जो रिसर्च करी गई है उसमें यह पाया गया कि इंडस रिवर डॉल्फिन अलग डॉल्फिन है, गंगा रिवर डॉल्फिन अलग डॉल्फिन है। करंटली इंडस एंड गंगा रिवर डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज 2 सब स्पीसीज अंडर द प्लेंटेस्टा गैंजेटिका। तो प्लेंटेस्टा गैंजेटिका के अंदर उसे अलग अलग स्पीसीज माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी दिस क्लासिफिकेशन फर्दर नीड्स अ रिवीजन। इसको आगे भी एक रिवीजन की जरूरत है। द स्टडी एस्टिमेट दैट इंडस एंड गंगा रिवर डॉल्फिन मे हैव डाइवर्ज्ड अराउंड 5,50,000 ईयर्स अगो, जहां पर डाइवर्जेंस जो था दोनों के अंदर होना शुरू हो गया था। ना दीज आर द वेरी साइंटिफिक थिंग जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगे, लेकिन क्योंकि गंगा डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये न्यूज में इनके IUCN स्टेटस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पे दोनों का जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो यहां पे गंगा डॉल्फिन हो, इंडस डॉल्फिन हो, दोनों का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। गंगा डॉल्फिन की बात करें, ये शेड्यूल 1 एनिमल के अंदर आती है अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये अगर साइट्स की बात करें, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसके एनेक्सर 1 के अंदर आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के लिए IUCN स्टेटस होता है। तो दोनों में से जो भी डॉल्फिन के बारे में पूछा जाए, यू शुड नो दैट द IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे, फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ओमनगॉट रिवर को लेकर है। रिसेंटली ये रिवर न्यूज में थी, क्यों थी वो भी बताऊंगा पूरी न्यूज आपको, लेकिन ये लोकेट कहां करती है।
चलिए देखिए, न्यूज ये थी कि 12 विलेजेस जो है मेघालय के, उन्होंने एक 210 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो इस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा था, तो इस 210 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया है यहां के 12 गांवों ने, क्योंकि ये जो रिवर है ये इंडिया की सबसे क्लीन, और कुछ जगह पर तो जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था इवन एशिया की क्लीनेस्ट रिवर इसको कहा जाता है। इसका पानी बिल्कुल आपको क्लीन दिखाई देगा, मैं भी आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूं। द विलेजेस विच आर नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, बट द डैम जो है उसे प्रपोज यहां पर किया जा रहा है, जिसके यहां पे अगेंस्ट में लोग कह रहे हैं कि इसको नहीं बनाना चाहिए। और अगर ये डैम बनता है तो यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि अराउंड 296 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो सबमर्ज कर जाएगी, और जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, लोगों को भी काफी नुकसान होगा, उनको मूव करना पड़ेगा। तभी 13 विलेजेस के जो लोग हैं वो इसके अंदर जो अपनी हामी है वो नहीं दे रहे हैं, वो अग्रीमेंट अपना नहीं दे रहे हैं, और जो रिवर है उसकी भी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इस वजह से भी ये चीज मना करी जा रही है। कहां पर है ये? मेघालय के अंदर। ए इज द करेक्ट आंसर। पानी इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी माना जाता है, पॉपुलरली नोन एज डाउकी रिवर, पॉपुलरली इसको डाकी रिवर भी कहा जाता है। द उमनगोट रिवर इन मेघालय इज अनडिस्प्यूटेडली द क्लीनेस्ट रिवर इन एशिया। क्रिस्टल क्लियर वाटर, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में ही देख सकते हैं कितना साफ पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द रिवर इज इन द विलेज ऑफ मेलंगनोंग, मेघालय के अंदर लोकेट करती है, विच इज क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश, जहां पर इस प्रोजेक्ट को लाने की बात करी जा रही है। ठीक है, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज भी कई बार इस रीजन को माना जाता है, और क्लीनेस्ट रिवर तो इसको कहा ही जाता है। चलिए, करंट अफेयर्स की सीरीज में 14 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो रिफ्यूजी को लेकर एक क्वेश्चन होने वाला है, कजाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर हमारे 2 क्वेश्चन रहेंगे, देन स्पुतनिक 5 के बारे में जानेंगे, वर्ड इम्पीचमेंट इसका कितनी ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस इसके बारे में जानेंगे, डूम्सडे ग्लेशियर कहां पर एग्जिस्ट करता है ये भी देखेंगे, वेरियस एक्सरसाइजेस को लेकर हमारा एक क्वेश्चन रहने वाला है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डिस्कस करते हुए आहार क्रांति के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिफ्यूजीज को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपसे पूछें कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं और दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है रिफ्यूजी पर्टेन्स टू एनी पर्सन हु इज आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड अनेबल और अनविलिंग टू रिटर्न। तो यहाँ पे जो रिफ्यूजी है वो एक ऐसा शरणार्थी, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से बाहर है और वापस या तो जाने में असक्षम है या फिर वो जाना चाहता ही नहीं है, हो सकता है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज एंड सब्सिक्वेंट 1967 प्रोटोकॉल। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो सेंटर है, सेंटर की कंटेंशन है रोहिंग्या पीपल को लेकर, क्योंकि सेंटर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हमेशा से स्टांस रहा है कि जो रोहिंग्या है जो इंडिया में एंटर कर चुके और बांग्लादेश वाली साइड से इन्होंने एंटर किया और एंटर करते करते जेएनके जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए, उनको यहां पे डिटेंशन कैंप, जम्मू के अंदर डिटेंशन कैंप है वहां पर रखा गया और उनको इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो माना जा रहा है और कोशिश करी जा रही है कि रोहिंग्यास को वापस भेजा जाए, राइट। तो यहां पर जो बात करी गई थी ये कहा गया कि ठीक है आप फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो है उसके प्रोसीजर को यूज करते हुए इनको वापस से डिपोर्ट करेंगे। ये तो पूरी न्यूज थी। अब क्योंकि रिफ्यूजी को लेकर बात हो रही है तो यहां पर इसकी डेफिनेशन को समझना और क्या प्रोटोकॉल और जो वेरियस यहां पे ट्रीटीज हैं वो हमने कन्वेंशन साइन करी या नहीं करी वो जानना काफी जरूरी है। अगर बात करें अंडर द 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी एंड सब्सिक्वेंट 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं तो बिल्कुल ठीक है। शरणार्थी या रिफ्यूजी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन से बाहर है और वापस जाने में या तो असक्षम है या फिर वापस जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? देखिए, वापस ना जाने के रीजन ये भी है कि उनको फियर ऑफ परसिक्यूशन है कि वापस जाएंगे अपने देश में तो सिचुएशन ऐसी कि उनको मार दिया जाएगा, ठीक है। रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या फिर किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की मेंबरशिप, पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से इन सब चीजों के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा सकता है और उनको जालमान की जो हानि है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है एज पर द कन्वेंशन ये डेफिनेशन बिल्कुल सही दी है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। India is not a signatory to the 1951 UN Convention on the Status of Refugee और उसके बाद जो 1967 का प्रोटोकॉल आया था दोनों का ही यहां पे सिग्नेटरी इंडिया नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं किस चीज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि कजाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर है। पूछा गया कि कजाकिस्तान का बॉर्डर किस किस को टच करता है? रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। सोचिए क्या आंसर होगा। रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बायलैटरल टॉक्स करी कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से,
ठीक है। तो यहां पे दोनों देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बायलैटरल टॉक्स करी, किस तरीके से जो नॉलेज शेयरिंग है वो करी जा सकती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जा सकता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा सकती है, क्या क्या चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी जा सकती है डिफेंस सेक्टर के अंदर, इन सब मुद्दों के ऊपर बातें हुई। ठीक है। अगर बात करें, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम कजाकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक एक्सरसाइज है, वैसे तो और भी काफी सारी है, मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कजाकिस्तान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज कजाकिस्तान के साथ चाहे बायलैटरल तौर पे करता हो या मल्टीलेटरल तौर पे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कजाकिस्तान ही उस एक्सरसाइज में शामिल हो, अगर मल्टीपल कंट्रीज भी हैं और इंडिया कजाकिस्तान भी है, वो नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक एक्सरसाइज का नाम काफी ईजी है, क्योंकि कजाकिस्तान के पहले 3 लेटर उठा लीजिए यहां से काज, और इंडिया के पहले 3 लेटर उठा लीजिए इंड। ठीक है। कैज इंड एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि एनुअल बेसिस पे करी जाती है। ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें कजाकिस्तान की, इसको एक बार मैप पे देख लेना मुनासिब रहेगा, ये देखने के लिए कि कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर जो है वो इससे टच होता है। तो कजाकिस्तान, दिस इज कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, ऊपर है रशिया से बॉर्डर टच हो रहा है, देखेंगे अगर आप नीचे तो यहां पे चाइना से बॉर्डर टच हो रहा है, किर्गिस्तान से बॉर्डर टच हो रहा है, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर टच हो रहा है, थोड़ा सा बॉर्डर यहां पे तुर्कमेनिस्तान भी दिखेगा, देन अराल सी है, यहां पर कैस्पियन सी है। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, वहां पर रशिया भी था, चाइना भी था, किर्गिस्तान भी था, उज्बेकिस्तान भी था, तो चारों कंट्री से बॉर्डर टच हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर अब 2 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, देख लेते हैं। ईसीआई को लेकर यहां पर आपसे पूछा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 यहां पे इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मतलब शुरुआती दौर में सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 1989 के अमेंडमेंट के बाद मल्टी मेंबर बॉडी ये बन गई। द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। तो जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उतने इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं जितने की प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। ये जो पोजीशन होती है यूजुअली सिविल सर्वेंट्स को ही दी जाती है, सो बी रेडी फॉर दिस। आगे जाके आपको भी ये पोजीशन होल्ड करनी पड़ सकती है जब आप सीनियर लेवल पे जाते हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है सुशील चंद्रा, उनको सीईसी के तौर पे नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। उन्होंने सुनील अरोड़ा, जो कि पहले के सीईसी थे, उनको रिप्लेस किया। तो सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया गया सुशील चंद्रा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन की बात करें, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया किसके द्वारा किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है, वही डिसाइड करते हैं कि कितने ईसीज होने चाहिए, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। शुरुआती दौर में ये जो था एक सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसमें सीईसी हुआ करते थे, लेकिन बाद में 1989 के अंदर इसके अंदर तब्दीली लाया गया और इसके अंदर जो चेंज था उसके हिसाब से डिसाइड किया गया कि इसमें दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो भी होंगे और एक मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पर काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। उतने दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे सीईसी के साथ जितने की प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे, ना कि प्राइम मिनिस्टर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इलेक्शन कमीशन को लेकर ही है। बेसिकली पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कहां पे इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, किस किस एरिया में इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। लोकसभा पहला है ऑप्शन, स्टेट असेंबलीज, देन वाइस प्रेसिडेंट है और म्यूनिसिपैलिटीज है। सो दिस इज वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। बताइए। चलिए, अगर आपको याद हो 1-2 दिन पहले मैंने आपसे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा था कि आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं तो आप असेंबली के अंदर इलेक्शन कैसे कराएंगे। तो वहां पे इंटरव्यू का वो क्वेश्चन पूछा था और आंसर यही था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम होता नहीं है स्टेट असेंबली में इलेक्शन कराना, क्योंकि ये काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कराने होते हैं उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। तो कई बार इंटरव्यू में इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं कि आपको एक रोल दे दिया जाता है कि दिस इज द रोल यू हैव टू प्ले। आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप डीसी हैं,
आप डीएम हैं तो बताइए ये काम कैसे करेंगे, और हो सकता है वो काम आपके दायरे में आता भी हो या ना आता हो। ठीक है, यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, लोकसभा हो, स्टेट असेंबली हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, ये सभी काम जो है किसके द्वारा कराए जाते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के काम, और या फिर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत के अंदर इलेक्शन करानी है, दैट इज द जॉब ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन वो काम करवाती है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। पहले तीन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्पुतनिक 5 को लेकर पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। मैं सोचा स्पुतनिक 5 किसके द्वारा डेवलप किया गया है। इस तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मिलेंगे यूपीएससी एग्जाम के अंदर, जो काफी इजी होंगे, जिसको आप स्ट्रेट अवे आंसर कर पाएंगे। इंडिया के द्वारा बनाया गया है, रशिया, यूएस, चाइना, और अगर आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि स्पुतनिक 5 है क्या, आके बताइए। चलिए देखिए, रशिया की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो अभी न्यूज में थी, क्योंकि अभी इसे इंडिया के अंदर ऐसे कहा जा रहा है, रेकमेंड किया जा रहा है फॉर द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था, एक SEC सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, इनकी एक बैठक हुई थी, इनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर कोविड-19 की जो रशिया की मेडिसिन है, जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसको रेकमेंड किया गया है इमरजेंसी यूज के लिए। पहले ऑलरेडी 2 वैक्सीन हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिनको कि इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है, लेकिन उन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफी इजी है, अभी तो हर जगह आपको उनका नाम देखने को मिलता होगा। लेकिन अभी देखिए, क्योंकि SEC ने तो इसको अप्रूवल दे दिया, अब DCGI दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बारी है। अगर DCGI स्पुतनिक 5 को 3rd वैक्सीन के तौर पे, जिसको इमरजेंसी यूज के लिए इंडिया के अंदर यूज किया जा सकता है, अप्रूवल दे देता है, तो यहां पर फिर आगे जाके इसको भी आप मार्केट के अंदर देखेंगे, जब वैक्सीनेशन हो रहा होगा तो स्पुतनिक 5 का भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ठीक है, अभी हमारे पास 2 वैक्सीन हैं जिसका यूज किया जाता है, दोनों के नाम काफी फेमस हैं और दोनों हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तभी मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं। एक भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, एक सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। नाम काफी इजी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर जो आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके द्वारा अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है, DCGI के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, तो ये तीसरी अपने आप में वैक्सीन बन जाएगी इंडिया के अंदर, जिसका इमरजेंसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा, बी, रशिया की ये मेडिसिन है, रशिया का वैक्सीन है, जिसको इंडिया में इमरजेंसी पर्पस के लिए लाया जा सकता है। चलिए, सो P50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज 2021 के लिए देखिए, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए 2 ही सीरीज इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सीरीज में उनको एनरोल कराने की जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी कराया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको प्लीज कंप्लीट करिएगा। इस टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है वो है, एक तो मॉक टेस्ट देना। अगर मॉक टेस्ट की सीरीज एनरोल नहीं कराइए तो प्लीज मॉक टेस्ट में एनरोल करा के टेस्ट को देना शुरू करिए। सिर्फ एनरोलमेंट काफी नहीं है कराना, आपको उसमें जो टेस्ट है वो देने भी पड़ेंगे, ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंकिंग को देखना भी पड़ेगा, और एनालिसिस जरूर करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ 50 डेज रिवीजन सीरीज में आप एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आप फास्ट ट्रैक वे में स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 टेक्निकल क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से पूछा गया, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में मेंशन किया हुआ था तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना बनता था। वर्ड इंपीचमेंट आपने लक्ष्मीकांत की बुक में काफी जगह पढ़ा होगा, तो वर्ड इंपीचमेंट किसके रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। जब हम राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं तो क्या शब्द इंपीचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट अबाउट जजेस, CAG, CEC, बताइए, क्योंकि देखिए बहुत बार ये कंफ्यूज करेगी चीज आपको, इंपीचमेंट एंड रिमूवल। कुछ जगह पे हम इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगह पे रिमूवल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में चीज पूछी जाएगी तो वो इसी तरीके से पूछी जाएगी कि बताइए किसका इंपीचमेंट किया जाता है, किसका रिमूवल किया जाता है, और वहां पर फिर हो जाएगा कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को आज ही दूर कर देते हैं, सोचिए इसके बारे में। चलिए देखिए, इंपीचमेंट हो, रिमूवल हो, बहुत जगह पे अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो इन शब्दों को कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, विच इज नॉट द करेक्ट प्रैक्टिस। वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे या एक्चुअल आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वहां पे इंपीचमेंट शब्द जो है ये सिर्फ प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए या प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए यूज किया गया है। जजेस की बात करें, CAG की बात करें, CEC की बात करें, उनको रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब सेम ही है। द टर्म इंपीचमेंट इज ओनली यूज फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट। इसका इस्तेमाल रिमूवल के लिए ही किया जाता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो वहां पर इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा ये सब चीजें जो इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की MCQ सीरीज है वहां पे वैसे मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बताइए कितनी मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए 2/3
दैट इज स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द हाउसेज विच इज नॉट यूज्ड एल्सवेयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल प्रेसिडेंट के केस में, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है डी जोर तरीके से देखा जाए तो काफी पावरफुल पोजीशन है, जजेस सीएजी सीईसी को उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ही इज द फर्स्ट और शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो उनके लिए कुछ अलग होना चाहिए और अलग की वजह से उनके रिमूवल के लिए जो शब्द है वो भी हमने अलग ही यूज किया है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए जो शब्द है रिमूवल के लिए वो भी हम एक यूनिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इंपीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए होता है, 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। दिस इज द इंफोग्राफिक जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर है, ये अपने नोट्स में आप रख लीजिएगा जरूर। इसके अंदर जो सारी बातें हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज हो या फिर अदरवाइज करंट अफेयर्स के अंदर, तो कोई नई बात नहीं दी है, लेकिन मैंने ये इस चीज के लिए इसको ऐड इस वजह से किया है ताकि आप अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है डूम्सडे ग्लेशियर को लेकर, इसकी लोकेशन पूछिए। मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं डूम्सडे ग्लेशियर कहां पे लोकेट करता है, आर्कटिक के अंदर है, ग्रीनलैंड में है, अंटार्कटिक में है या अलास्का में है, बताइए। चलिए देखिए अभी हुआ क्या है, स्वीडन यूनिवर्सिटी गोथनबर्ग के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेटा निकाला है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर, अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था THWAITS, थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है इसके ये बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो वार्मिंग है वो काफी जल्दी जल्दी हो रही है। इसका डेटा भी निकाला गया था और देखा गया था कि जो इसके नीचे पानी फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज्यादा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग जो है वो थ्वाइट्स ग्लेशियर के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब थ्वाइट्स ग्लेशियर कल हमने डिस्कस किया था, कहां पर था बताइए, याद है आपको? इससे ये भी पता चलेगा कि जो चीजें आपको मैं डेली बेसिस पे पढ़ा रहा हूं आप उसे रिटेन भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो आपको रिवीजन बार बार करनी पड़ेगी, बिकॉज यहां पे दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट रिवीजन एंड रिकॉलिंग। पढ़ने के बाद चीज को रिकॉल ही नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का, ठीक है। तो याद करिए कल मैंने आपको थ्वाइट्स ग्लेशियर मैप के ऊपर भी दिखाया था, अंटार्कटिका में लोकेट करता है। थ्वाइट्स ग्लेशियर का ही दूसरा नाम है डूम्सडे ग्लेशियर, ठीक है। तो ये फैक्ट बताना आपको बहुत जरूरी था, अदरवाइज अगर एग्जाम में डूम्सडे ग्लेशियर आ जाता, थ्वाइट्स नहीं लिखा हुआ आता तो आप आंसर नहीं कर पाते। लेकिन अभी आपको पता है थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है अंटार्कटिका में एग्जिस्ट करता है, इसकी मेल्टिंग की वजह से इसके ऊपर रिसर्च करी गई और थ्वाइट्स ग्लेशियर को ही डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। यहां पे जो साइंटिस्ट है दे हैव फाउंड द सप्लाई ऑफ वार्म वाटर टू द ग्लेशियर इज लार्जर देन द प्रीवियसली थॉट। जितना पहले सोचा गया था कि जो ग्लेशियर है इसके नीचे जो गर्म पानी जा रहा है उसकी जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक बार मैप के ऊपर दोबारा दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा करके यहां पे इंफोग्राफिक को सेव कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। सो दिस इज द लोकेशन जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी और आसपास की चीजें भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि बेसिकली पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस। और आपको यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में जो आंसर्स हैं आपके पास गुड आंसर भी हैं, फाइन आंसर भी हैं, बेटर आंसर भी हैं, लेकिन बेस्ट आंसर भी है और आपको बेस्ट चूज करना है, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग एक्सरसाइज दी है, टेबल टॉप एक्सरसाइज दी है, संवेदना एक्सरसाइज है, कोरपेट एक्सरसाइज दी है। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ हम ये अबव एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, जल्दी से बताएं। ये कोई बायलेटरल जरूरी नहीं है कि बायलेटरल एक्सरसाइज है इसके अंदर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज भी है, लेकिन आपको बेस्ट आंसर को चूज करना है, करिए। चलिए तो यहां पे चलिए अब मैं आपको हिंट देता हूं, इसी कंट्री के साथ हम संप्रीति एक्सरसाइज भी करते हैं। अब संप्रीति है तो डेफिनेटली यूएस और रशिया के साथ जो एक्सरसाइज करी जाती है उन्हीं के तरीके के नाम रखे जाते हैं। चाइना भी यहां पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर हमारा ऐसी। संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं हम, आर्मी लेवल की एक्सरसाइज है, इंडिया बांग्लादेश। टेबल टॉप एक्सरसाइज में भी इंडिया बांग्लादेश दोनों होते हैं, ये आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। देन कॉर्पोरेट एक्सरसाइज नेवी की एक्सरसाइज है। संवेदना एक्सरसाइज जो है एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है और यूएई भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा संवेदना के बारे में कि संवेदना एक मल्टीलेटरल आपकी एयर एक्सरसाइज है जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूएई एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा आंसर फिलहाल यहां पे सी जो आंसर है वो बेस्ट आंसर है। चलते हैं एक्सरसाइज से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है हमसे, वेरियस स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स देके पूछ रहा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन हैज आल्सो डिक्लेयर्ड 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यूनाइटेड नेशन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिक्लेयर किया है, हो सकता है। सेकेंड, यूएन सस्टेनेबल गोल नंबर 3 जो है आपका एसडीजी नंबर 3 जो है वो ह्यूमन वेलबींग के ऊपर एम्फोसाइज करता है। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। सोचिए क्या आंसर होगा।
चलिए, तो रिसेंटली जो आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, हेल्थ हमारा जो कंसर्न है वो काफी ज्यादा न्यूज में था। इसके कंसर्निंग क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी एसोसिएट करता है। तो न्यूज में आपको क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, क्योंकि 9th और 10th क्वेश्चन को लेकर एक ही न्यूज दे रखी थी और अलग अलग फैक्ट्स थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे, इसी वजह से दो क्वेश्चन बनाए गए हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2021 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बिल्कुल सही है। नाउ यहां पे आहार क्रांति को लेकर भी बात करी गई थी, बट क्योंकि हमारा 10वां क्वेश्चन आहार क्रांति से रिलेट करता है तो अभी आपको उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। बेसिकली बैलेंस डाइट लेने की बात करी गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा हेल्थ कंसर्न हो रहे हैं और इवन हमारी जो इम्यूनिटी भी कम हो रही है, जिसकी वजह से जो वेरियस वायरसेस है हमारी बॉडी में इजीली एंटर कर जाते हैं, वो हमारी डाइट के अंदर जो एक आप कह सकते हैं खराबी आई है उसी की वजह से। तो यूनाइटेड नेशन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के तौर पे डेजिग्नेट किया है, बिल्कुल ठीक है। यूएन सस्टेनेबल गोल नंबर 3 की बात करें तो वो बिल्कुल सही है, ह्यूमन वेलबींग के ऊपर एम्फोसाइज करता है। इट एंश्योर्स हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल द एजेस, सभी तरीके के सभी एज के जो लोग हैं उन सब के लिए हेल्दी लाइफ्स के लिए बात करी जाती है। और यहां पे आहार क्रांति जो कि लॉन्च किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं इसी गोल को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहां पे ठीक हो जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो ये इन्फोग्राफिक है ये तो आपके नोट्स में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको रटी हुई ये चीज होनी चाहिए कि गोल नंबर 1 क्या है, गोल नंबर 2 क्या है, और हमने गोल नंबर 3 की यहां पे बात करी थी जो कि यहां पे हेल्थ और वेलबींग को लेकर है, ठीक है। चलिए, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मेंस के अंदर क्वेश्चन जो होंगे वो इसी के ऊपर पूछे जाएंगे। किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप गोल नंबर 3 लिख सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर आएगा तो गोल नंबर 4 लिख सकते हैं। हंगर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो गोल नंबर 2 लिख सकते हैं। पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो गोल नंबर 1 लिख सकते हैं। तो जितने भी 25 क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करते हुए होंगे और उसमें एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एग्जाम के अंदर कि इसके क्वेश्चन के अंदर मैं सिर्फ 4 पॉइंट लिख पाया, अब मुझे और नहीं लिखा जा रहा है, आपके पास हर क्वेश्चन के अंदर 1 पॉइंट बाकी के स्टूडेंट से, बाकी के एस्पिरेंट्स जो उस रूम में बैठे होंगे उनसे ज्यादा होगा, जो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क दिलाने में हर क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगा, विच विल टोटल टू 20-25 एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अच्छे से रट के जाइएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपसे कहा था आहार क्रांति को लेकर है, तो पूछा गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर कहीं किस मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? एग्रीकल्चर के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, नन ऑफ द अबव, बताएं। चलिए, तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है, उन्होंने एक नया मिशन जिसका नाम है आहार क्रांति, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री के बारे में पूछेंगे तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री बता सकते हैं, 20 द करेक्ट आंसर। लेकिन मोर स्पेसिफिकली बात करें तो विभाग क्या है? विज्ञान भारती प्लस GIST, जिस्ट क्या? ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम, उन्होंने टुगेदर इसको लॉन्च किया इस मिशन को, जिसका मोटो है गुड डाइट गुड कॉग्निशन। क्या है मोटो? मोटो भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, गुड डाइट गुड कॉग्निशन। अब जो लोग साइकोलॉजी के हैं उनको पता होगा कॉग्निशन क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कॉग्निशन का क्या मतलब होता है। अदरवाइज भी अगर आप बताना चाहें, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसका मतलब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इस मिशन का एम है कि हमें मैसेज को स्प्रेड करना है कि न्यूट्रिशनल और बैलेंस डाइट जो है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इसी वजह से जो 2021 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के तौर पर भी डिक्लेयर किया गया है और कहा गया है कि सभी लोगों को लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सेस जो है वो होना चाहिए, ताकि वो अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सके, एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशनल डाइट उनको मिल सके। चलिए, करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 और 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉनसून को लेकर हमारा टॉपिक रहने वाला है, नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स के बारे में जानेंगे, बैगिंग क्रिमिनलाइज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इनके बारे में जानेंगे, नागा रेन एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, मानस नेशनल पार्क सेंसस डेटा जूनोसिस के बारे में भी डिस्कशन होगा, और फिर हम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम को डिस्कस करते हुए मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में जानेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो करंट अफेयर्स में दिया हुआ था, आपके न्यूज़पेपर में दिया गया था, लेकिन हमारे ज्योग्राफी सेक्शन से 2 स्टेटमेंट्स दे रखे और आपसे पूछे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है एल नीनो इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद वीकनिंग ऑफ मॉनसून ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर मॉनसून को वीक करने के लिए एल नीनो को जाना जाता है। अ पॉजिटिव डाइपोल यूजुअली एड्स द मॉनसून, पॉजिटिव डाइपोल जो होता है वो मॉनसून को हेल्प करता है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, डिस्कशन करते हैं। बेसिकली स्काईमेट वेदर एक प्राइवेट वेदर फोरकास्ट कंपनी है जिसने ये कहा है कि मॉनसून जो इंडिया के अंदर है दैट इज लाइकली टू बी 103% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, दैट इज LPA दिस ईयर। तो इस साल का जो प्रोजेक्शन है, जो फोरकास्ट है, वो दिया गया है स्काईमेट वेदर के द्वारा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है एल नीनो
और साथ ही साथ डाइपोल। ठीक है, अगर हम एल नीनो की बात करते हैं, आपने देखा होगा एल नीनो ला नीना काफी न्यूज में रहता है, और अगर अपने जो आपकी ज्योग्राफी है एनसीईआरटी उसकी पढ़ी है क्लास 6 टू क्लास 12, उसके अंदर भी जो आपकी एनसीईआरटीज है 11-12 की एनसीईआरटीज में दोनों कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से आपको समझाए हुए हैं। एल नीनो जो है, यस इट इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड, जिसको कहा जाता है कि एल नीनो के ईयर्स के अंदर जो आपका मॉनसून होता है इंडिया के ऊपर, जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होता है, वो कंपेयर टू एवरेज रेनफॉल कम होती है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब क्योंकि एल नीनो का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल जो है इसको समझना जरूरी है, तो डाइपोल को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जब हम पॉजिटिव डाइपोल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है वार्मर वेस्टर्न बेसिस ऑफ इंडियन ओशन। तो वेस्टर्न बेसिन जो है, वेस्टर्न रीजन जो आपका है, अगर आप देखेंगे यहां पे इंडियन ओशन का, दैट इज वार्मर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न बेसिस। ईस्टर्न बेसिन के कंपैरिजन में जो वेस्टर्न बेसिस है, बेसिन जो है वो वार्मर होती है, वो गर्म होती है। अगर 2019 की बात करें तो इस तरीके का फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया था, और इसमें हुआ क्या था, इसमें बेसिकली जब मॉनसून स्टार्ट हुआ, उसका जो विड्रॉल था, जो यूजुअली सितंबर तक मॉनसून आपका विड्रॉ होने शुरू हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, इसको विड्रॉ होने में अक्टूबर 9 तक का टाइम लग गया था। ठीक है, रीजन क्या था, पॉजिटिव आईओडी, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। डाइपोल जो था वो पॉजिटिव फेज में था, इसी वजह से जो बारिश हुई थी, जो मॉनसून था, वो काफी बाउंटीफुल हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव आईओडी रेफर्स टू वार्मर वेस्टर्न बेसिन, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रही है, और इससे कहीं ना कहीं मॉनसून को हेल्प मिलती है। तो जस्ट अपोजिट टू एल नीनो जो कि हमारे मॉनसून को बर्बाद कर देता है, वीक कर देता है, पॉजिटिव डाइपोल जो है वो कहीं ना कहीं मॉनसून के अंदर सपोर्ट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ये इमेज भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दो स्टेटमेंट्स को देख के पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है, कैरिंग आउट रोड कंडीशन सर्वे यूजिंग एनएसवी ऑन द नेशनल हाईवे हैज बीन मेड मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ सर्टिफाइंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एनएसवी क्या है, बेसिकली एनएसवी नेटवर्क सर्वे व्हीकल। तो बेसिकली यहां पे कहा जा रहा है कि जो रोड कंडीशन सर्वे है, जो एनएसवी के थ्रू किया जाता है ऑन द नेशनल हाईवेज, वो अभी मैंडेटरी, कंपल्सरी बना दिया गया है उसको एट द टाइम जब उसे कंप्लीट किया जाएगा। इस चीज का सर्टिफिकेशन भी उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो सर्वे है एक बार कंप्लीशन हो जाता है, उसके बाद हर 6 महीने के अंदर कराना पड़ता है। बताइए, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी न्यूज में थी। एनएचएआई ने डिसाइड किया है टू मेक नेटवर्क सर्वे व्हीकल एनएसवी यूज मैंडेटरी फॉर रोड कंडीशन सर्वे टू एनहांस क्वालिटी ऑफ नेशनल हाईवे। तो हमारे जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उसकी कंडीशन को बेहतरीन बनाने के लिए, अगर आपको याद हो जो कल हमने रात को 8 बजे जो हमारा लाइव सेशन रहता है यूट्यूब के ऊपर, वहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति ने तेलंगाना के अंदर कंप्लेन करा कि जो रोड के ऊपर पोर्ट होल्स होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, और एक्सीडेंट की वजह से डेथ्स होती हैं, और डेथ्स की वजह से मेरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट होता है, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। बेहतरीन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिमाग लगाया इस व्यक्ति ने, जिसने यहाँ पे कंप्लेन करी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने इस कंप्लेन को संज्ञान में लिया और वहां पर गवर्नमेंट को एक नोटिस भी इशू कर दिया। ठीक है, कुछ उसी तरीके से इस तरीके की सिचुएशन ना अराइज हो, लोगों को कंप्लेन ना करनी पड़े, लोगों का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट ना हो, इसकी वजह से हमारी हाईवेज जो है उनकी क्वालिटी को बेहतरीन बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि नेटवर्क सर्वे व्हीकल जो है उसको अभी यहां पे मैंडेटरी कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और सर्टिफिकेशन तभी दिया जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम पूरा करके पेमेंट निकलवा लेते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से बाद में परेशानी होती है। बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे एक बार अगर उनको पेमेंट हो गया तो। ठीक है, तो यहां पर इस चीज की जरूरत थी कि सर्टिफिकेशन जो होगा वो बिल्कुल तभी दिया जाएगा आपको जब ये पूरा सर्वे करा दिया जाता है, और कराने के 6-6 महीने के बाद भी इसे आगे कराया जाएगा, ताकि सिर्फ फर्स्ट टाइम बना के दे दिया उतना काफी नहीं है, मेंटेनेंस जो होता है वो भी तो जरूरी होता है ना। अगर आज बनाया और उसके 1 साल के बाद जाके उसमें बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक चिंता का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के सर्वे कराने की बात करी गई है, आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ये सभी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी वंस यू गेट द पोस्टिंग्स। तो ये आपको पेपर एग्जाम में तो पूछा ही जाएगी ये चीजें, लेकिन जब आप एक्चुअल में जाएंगे उस पोजीशन के ऊपर, वहां पर भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपको देखने पड़ते हैं कई बार, और इसीलिए ये नॉलेज होना काफी जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 3 स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है।
बेसिकली बैगिंग को लेकर 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज प्रपोज टू डीक्रिमिनलाइज बैगिंग ऑन ट्रेन्स और रेलवे प्रेमिसेस और साथ ही साथ ट्रेन्स के अंदर जो बैगिंग, आपने देखा होगा काफी सारे जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, वो घूमते हैं और ट्रेन्स के अंदर भी पैसे मांगते हैं और इवन रेलवे स्टेशन के ऊपर भी मांगते हैं। इसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी गई थी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट हैड क्रिमिनलाइज्ड बैगिंग इन द नेशनल कैपिटल रीजन में अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर तो इसे क्रिमिनलाइज किया हुआ है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 ट्रीट्स बैगिंग एज एन ऑफेंस। तो बॉम्बे का जो ये प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट है, ये बैगिंग को एक ऑफेंस की तरह देखता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, आपका जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी आज इसी के ऊपर है। देखिए, जो लोग दिल्ली मुंबई में रहते हैं तो उनको इन चीजों के बारे में पता है, और रेलवे में तो हम सभी ने सफर किया तो हम जानते हैं इस चीज को। रेलवे प्रेमिसेस हो, रेलवेज हो, ट्रेन हो, वहां पर बैगिंग होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। इवन दिल्ली के अंदर भी बैगिंग होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। बॉम्बे के अंदर भी होती है। अब आते हैं, हम इसको तफसील से डिस्कस करते हैं कि बात क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेंटर को कहा and 4 states to file their response on plea seeking a direction to repeal the provision of criminalizing begging। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है और 4 राज्यों को कहा है कि आप जो ये पूरा बेसिकली प्रिंसिपल है जिसके थ्रू बेगिंग को क्रिमिनलाइज किया है, इसको रिपील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके ऊपर आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन की या डीक्रिमिनलाइजेशन की, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा। अगर आप देखें, आपके पास रेलवे एक्ट रहता है, एक रेलवे एक्ट 1989, ठीक है। इसके अंतर्गत सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 ये क्रिमिनलाइज करता है बैगिंग को। इसके हिसाब से बैगिंग जो है एक अपराध है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के हिसाब से पनिशमेंट जो है उस व्यक्ति को दी जाती है जो बैगिंग कर रहा होता है। लेकिन डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि ये अपराध बिल्कुल ही नहीं, इसमें कुछ एक्शन लिया नहीं जाएगा। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये है कि हम उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, उसको जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन उससे फाइन लेंगे, ठीक है। और यहां पर यही बात करी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्रपोज किया था कि देखिए, हम अपने सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट ला देंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति बैगिंग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर स्पॉट फाइन लगा देंगे, वहीं के वहीं उसे फाइन करेंगे, दैट्स इट। उसको जेल में डालने की जरूरत नहीं है, उसको पनिशमेंट फर्दर देने की जरूरत नहीं है। तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 2020 की बात है, पिछले साल की बात है, जब उन्होंने ये कहा था, प्रपोज किया था कि जो बैगिंग है हम उसको डीक्रिमिनलाइज करेंगे। डीक्रिमिनलाइज का मतलब ये नहीं कि हम उसे एनकरेज कर रहे हैं, हम उसे होने देंगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि उसमें फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा, जेल के अंदर व्यक्ति को नहीं डाला जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिमिनलाइज किया? रादर मैं ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत दे रखी है, क्योंकि अगर देखेंगे कुछ महीने पहले क्या हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट ने रादर एक अपनी जजमेंट दी थी, इसमें कहा गया था कि बैगिंग को अगर क्रिमिनलाइज किया जाता है तो ये गलत अप्रोच होगी, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके जो सिटीजन है उनको बेसिक अमेनिटीज मिले, और अगर कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है तो वो अपनी खुशी से मांग नहीं रहे, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था। तो इसे डीक्रिमिनलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे सेकंड जो स्टेटमेंट है, क्रिमिनलाइज नहीं किया था, इसे डीक्रिमिनलाइज किया था, तभी आपको आपकी न्यू दिल्ली के अंदर बहुत सारे बैगर्स मिलेंगे। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959, वो क्या बैगिंग को एक ऑफेंस की तरह देखता है? बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट डीक्रिमिनलाइज बैगिंग इन द नेशनल कैपिटल, और इसी वजह से आपको दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा बैगिंग के जो इंसिडेंसेस हैं वो दिखेंगे। और अगर आप रियली इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने तो बहुत बार देखा है दिल्ली के अंदर ही कि जो यहाँ पे लेडीज जो होती हैं, जो बैगिंग कर रही होती हैं, या फिर जो बच्चे लेके बैगिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली, अगर कोई भी गाड़ी रुकती है तो उस पर वो बैन करना शुरू कर देते हैं। तो और अगर कोई व्यक्ति उनको नहीं देता है पैसे तो वो और भी तेजी से मिरर के ऊपर बैन करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैगिंग में उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर बैगिंग को एक राइट समझ लिया जाता है, जब सामने वाले से पैसा मांगा जाता है और वो नहीं देता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो उनको हर्ट डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उनके व्हीकल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। वो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे वो चीज सही नहीं लगी, बिकॉज बैगिंग इज नॉट योर राइट। अगर आप किसी से पैसे मांग रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो भी अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए ना उस चीज को लेकर। उस चीज में अगर आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या सामने वाले के व्हीकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मेरा जो ओपिनियन था इस चीज को लेकर वो कंप्लीटली बदल गया। खैर, मैं आज आपसे मेंस का क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछने वाला हूं, और चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बात कर रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नागास। नागास को लेकर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। नागास आर एन एथनिक कम्युनिटी दैट कंप्राइजेस सेवरल ट्राइब्स। इसके अंदर क्या एक से ज्यादा ट्राइब्स आती हैं? हो सकता है। नागास बिलोंग टू इंडो मंगोलॉइड फैमिली, ये भी हो सकता है इंडो मंगोलॉइड फैमिली को बिलोंग करते हो। नागा ग्रुप्स आर ओनली यूनिक टू इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नागास आपको मिल जाएंगे। सोचिए। चलिए, तो यहां पर नागास आर नॉट अ सिंगल ट्राइब। नागास को लेकर न्यूज कहती हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, बट इट इज एन एथनिक कम्युनिटी। ये कोई एक सिंगल ट्राइब नहीं है, इट इज एन एथनिक कम्युनिटी जिसके अंदर काफी सारी ट्राइब्स आती हैं, सेवरल ट्राइब्स मिला के इसको बनाती है इस नागा कम्युनिटी को। इंडो मंगोलॉइड फैमिली के हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप जानते हैं अलग अलग फैमिलीज हैं, इंडो मंगोलॉइड है, निग्रिटोस है, ठीक है, तो ये इंडो मंगोलॉइड फैमिली से आते हैं। नागा ग्रुप जो है ये आपको म्यांमार में भी मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दे आर यूनिक टू इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जहां पे हम देखेंगे कि नागास को लेकर हमने क्वेश्चन आखिर पूछा क्यों। क्वेश्चन नंबर 5 पूछते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिन एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड। रिन एक्सरसाइज कौन से राज्य के अंदर करी जा रही है? क्या ये त्रिपुरा के अंदर करी जा रही है, मणिपुर के अंदर, असम के अंदर, नागालैंड के अंदर? जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, अब क्योंकि नागास के बारे में हो रहा था तो यहां पे आंसर आपने गेस कर लिया होगा, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे एपेक्स बॉडी ऑफ नागा ट्राइब हैज आस्क्ड, तो ये जो नागा ट्राइब्स की एपेक्स बॉडी है उसने नागालैंड गवर्नमेंट को कहा है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है, रिन एक्सरसाइज, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, रिन की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड। इस एक्सरसाइज को करने में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये चीज न्यूज में थी, ठीक है। बेसिकली जो आपकी रिन है यहां पर, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड, इट इज जस्ट लाइक जैसे असम के अंदर एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, ठीक है, तो उसी तरीके का रिन है नागालैंड के अंदर। आंसर तो खैर आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पे जो नागा की एपेक्स बॉडी थी उसने कहा सरकार को कि आप इसमें जल्दी मत करिएगा। नागालैंड गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया है कि वो रिन एक्सरसाइज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे 2019 में जुलाई में लॉन्च किया गया था, लेकिन आप जानते हैं फिर कोविड का टाइम आया 2020 के अंदर, तो काफी सारी एक्सरसाइज जो करी जा रही थी वो रुक गई थी या फिर शुरू ही नहीं कर गई थी। और इसका ये जो एक्सरसाइज है, चाहे असम के अंदर एनआरसी हो रहा है या फिर नागालैंड के अंदर रिन हो रहा है, इसका मुख्य मकसद, मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको इंडिया में नहीं आने देना है और आउटसाइडर्स को प्रिवेंट करना है। जो आउटसाइडर्स इंडिया में आके फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट्स को ले लेते हैं उनको अभी पता लगाना है, ताकि जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, चाहे वो एसमीज लोग हैं, नागालैंड के नागाज हैं, उनको एक्चुअल में जॉब्स मिल सके, उनको रिसोर्सेज मिल सके। गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो आउटसाइडर्स के ऊपर खर्च ना हो, वो हमारे इंडिजिनस लोगों के ऊपर खर्च हो सके। तो जगह भी उनको मिलनी चाहिए, जॉब्स भी उनको मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज भी उनको मिलनी चाहिए, ये यहां पर मकसद बताया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि एक 3 मेंबर पैनल जिसको की हेड कर रहे थे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जिनका नाम था मिस्टर बानो जेड जमीर, तो ये जो मिस्टर बानो जेड जमीर थे उनको यहां पे हेड बनाया गया उस कमेटी का, और ये कमेटी को काम दिया गया कि अब एग्जामिन करें और एडवाइस करें कि रिन का इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नागास को लेकर मैंने आपको न्यूज बताई थी, ये जो रिन लेके आया जा रहा है, क्यों लेके आया जा रहा है, ये भी मैंने आपको बताया, असम के एनआरसी से मिलता जुलता है, और यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहां पे सेंसस का कुछ डेटा दिया है रिन को लेके, वो देख लीजिएगा। और रिन को लेके मैंने कुछ पॉइंट्स और भी ऐड किए, जो जब आप netmock.com पे जाकर ये क्वेश्चन करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। netmock.com पे जो एप्लीकेशन, जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है, वहां पे मैं कुछ और पॉइंट्स भी कई बार ऐड कर देता हूं, ताकि जो चीजें वीडियो में भी हम डिस्कस कई बार नहीं कर पाते हैं वो आपको वहां पर एक्स्ट्रा मिल जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जो प्री 50 कोड है उसको यूज कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि लास्ट 50 डेज के अंदर जो आप रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए आप 50 डेज रिवीजन सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहां पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स की आपकी एक फास्ट ट्रैक में रिवीजन हो जाती है, जो कि आपने पिछले 1 साल में यहां पर चीजें पढ़ी है, ठीक है। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स को अगर रिवीजन के पर्सपेक्टिव से कवर करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक वे में पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं सिलेबस को, तो आप इस रिवीजन सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो बात कर रहा है, बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स देके पूछ रहा है आपसे कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है मानस लॉस्ट, तो आपका जो मानस रिजर्व है, इट लॉस्ट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग इट रिसीव्ड इन 1985 along with काजीरंगा फ्रॉम द यूनेस्को। तो जो मानस है उसने काजीरंगा के साथ साथ अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग था उसे खो दिया था, जो इसे 1985 में मिला था यूनेस्को से। ट्रांसलोकेटेड टाइगर्स हेल्प मानस नेशनल पार्क टू गेट बैक इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन 2011, लेकिन ये टैग इसे 2011 में दोबारा मिल गया जब यहां पर टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया गया। बताइए। चलिए देखिए, रिसेंटली एम्बिशियस इंडियन राइनो विजन 2020, जिसे कि शॉर्ट में कहा जाता है IRV
2020 came to a close with the release of 2 rhinos, एक adult male और female, in Assam Manas National Park, transported from पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उससे 185 किलोमीटर ईस्ट में लोकेट करती है। ठीक है, तो पोबितारा से कहां पे ट्रांसफर किया गया इस एडल्ट मेल और फीमेल को? मानस नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी और इसी ट्रांसलोकेशन के साथ एक इसी तरीके का ट्रांसलोकेशन पहले किया गया था 2011 के अंदर, जब इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क को अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस था, जो इसने खो दिया था, वो दोबारा मिला था। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, यस, मानस और काजीरंगा जो थे दोनों का जो ये स्टेटस था उन्होंने वो खो दिया था, जो इनको पहली बार 1985 में मिला था। लेकिन जब टाइगर्स को नहीं, यहां पे लिखा ट्रांसलोकेटेड टाइगर्स नहीं, जब राइनोस को ट्रांसलोकेट किया गया तब ये जो स्टेटस था उनको वापस मिल गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट सेंसस डेटा 2011। 3 स्टेटमेंट्स यहां पे दिए, क्योंकि हमने बैगिंग के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो जो आर्टिकल्स थे, मल्टीपल आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में दिए गए थे। कुछ डेटा जो है, कई बार क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर डेटा के ऊपर पूछ लिया जाता है। तो लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, अब 2021 में प्लानिंग करी जा रही है इसको करने की। कोविड का अगर सिचुएशन नहीं होती तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया जाता, जो कि अपने आप में काफी बड़ी और काफी लंबी चलने वाली एक्सरसाइज होती है। आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की स्टार्ट करी थी, तब ये एक्सरसाइज भी स्टार्ट हुई थी, और अभी इस साल आपके टाइम में ये जो प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ सेंसस जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो यहां पे क्योंकि लास्ट सेंसस था और अभी सेंसस दोबारा होने वाला है, तो इसी वजह से लास्ट सेंसस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली स्टेटमेंट यहां पे कहती है वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स, हो सकता है न्यू दिल्ली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स इन यूटीज एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, असम के अंदर आपको जो बेगर्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं। सोचिए, चलिए, तो 2011 में जब सेंसस किया गया तो इस डेटा को भी इकट्ठा किया गया था और पाया गया था कि 4,13,670 बेगर्स जो है वो इंडिया के अंदर है। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर है काफी ज्यादा अंडरस्टेट किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 2,21,673 मेल्स हैं, 1,91,997 फीमेल्स हैं, और एंड द नंबर हैज इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट सेंसस। डेफिनेटली पिछले 10 सालों में नंबर तो इंक्रीज हुआ होगा। और टॉप पोजीशन पे अगर बात करते हैं राज्यों के अंदर, तो वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल के बाद जो सेकंड रैंक आता है वो उत्तर प्रदेश का है, तो वेस्ट बंगाल है, फिर यूपी है, और फिर आता है बिहार। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम यूटीज की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली जो है टॉप पोजीशन पे है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स बताए जाते हैं यहाँ पे, जिसमें 2187 बेगर्स दिल्ली के अंदर पाए जाते हैं और 121 जो है वो चंडीगढ़ के अंदर है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी वो भी ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम जो है 1000 से ज्यादा बेगर्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर जो है वो और भी ज्यादा देख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मिजोरम में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मिजोरम के अंदर नंबर काफी कम है, असम के अंदर नंबर काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज ये आपका सेंसस 2011 का कुछ डेटा दिया है, इन्फोग्राफिक में सेव कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है जूनोसिस को लेकर है। 3 स्टेटमेंट जूनोसिस को लेकर पूछी और आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है जूनोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड होती है। हो सकता है जूनोटिक पैथोजेंस में भी बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक। जूनोटिक पैथोजेंस जो होते हैं वो बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। दे कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू फूड, वाटर और एनवायरमेंट। तो किसी भी तरीके से जो बता रखे हैं तरीके, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, फूड हो, वाटर हो, उसके थ्रू ये फैल सकते हैं। सोचिए, चलिए देखिए, एनिमल्स जो हैं पर्टिकुलरली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ मोर देन 70% ऑफ ऑल इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस। जो ह्यूमंस के अंदर जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं उसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स जो है 70% केसेस के अंदर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और काफी सारे नोवल वायरसेस जो होते हैं वो भी इसकी वजह से होते हैं। अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड का मुझे बताइएगा कि जो यहां पर कौन सा एनिमल इन्वॉल्व था इस वायरस को स्प्रेड करने के लिए। जूनोसिस एक ऐसी डिसीज होती है जो कि एनिमल से ह्यूमन में आती है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जूनोटिक पैथोजेंस जो होते हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे डिजीज का स्प्रेड होता है वो फूड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, एनवायरमेंट या कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बेसिकली पूछा हुआ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट NMSHE, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम को लेकर पूछा है कि बताएं दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है इसको 2010 में लॉन्च किया गया था और 2014 में इसको अप्रूवल मिला है, हो सकता है। NMSHE जो ये हमारा प्रोग्राम है ये NHM के 8 मिशन में से एक मिशन है। सोचिए, चलिए न्यूज में क्यों था? क्योंकि लेह रीजन में
जो लोग फार्मिंग करते हैं, जो किसान है, साइंटिस्ट ने वहां के किसानों को हेल्प किया है क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे उनको कुछ टेक्निक्स बताई, कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से उस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की वजह से फार्मर्स जो थे वो सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर उन्होंने करना शुरू कर दिया। अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 2010 में इसको लॉन्च किया गया था, और साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी वो भी करेक्ट हो जाती है। सॉरी, सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने इसे 2014 के अंदर अप्रूवल दिया था। लेकिन NMSHG की बात करें तो देखिए ये सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम है, इसका नेशनल हेल्थ मिशन से क्या लेना देना हो सकता है? कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स होती है वो कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, ताकि आपको ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही लगे। अगर आप ध्यान से देखते तो आपको समझ में आता है कि हिमालयन सिस्टम का, इकोसिस्टम का नेशनल हेल्थ मिशन से कोई लेना देना नहीं है। रादर ये NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो है उसके 8 मिशन में से एक मिशन है NMSHG। तो आंसर क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो A विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के लास्ट और 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन NAPCC के जो 8 मिशन हैं, हमने तो एक ही डिस्कस किया है, जो कि आपका ये 8th वाला था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। लेकिन बाकी के जो मिशंस हैं, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सभी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि 10th क्वेश्चन है, जो कि इंप्लीमेंटेशन को लेकर है। मिशन कोविड सुरक्षा इज इंप्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा मिशन कोविड सुरक्षा को इंप्लीमेंट किया जा रहा है? जल्दी से बताइए। क्या ये बिराक के द्वारा किया जा रहा है, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ मिशन? बताइए। चलिए, मिशन कोविड सुरक्षा इंडियाज टारगेटेड एफर्ट टू एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस अफोर्डेबल एक्सेसिबल वैक्सीन फॉर द कंट्री। मिशन कोविड सुरक्षा जो है ये बेसिकली इंडिया का एक मिशन है, जिसके अंतर्गत इंडिया कोशिश कर रहा है कि और भी ज्यादा इंडिजिनस अफोर्डेबल एक्सेसिबल वैक्सीन जो है वो बनाई जा सके। 2 वैक्सीन तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो यहां पर और भी इसमें एक्सप्लोरेशन करने की बात करी जा रही है। सेंटर हैड अनाउंस दिस पैकेज ड्यूरिंग द 3rd इकोनॉमिक स्टिमुलस, तीसरा इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया था, तब इसके बारे में चर्चा करी गई थी, और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बिराक के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सो दिस इज अबाउट बिराक, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो कोई भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अभी जो है 100 डेज 200 डेज 23 2022 की सीरीज को आप ले सकते हैं, जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यहां पर प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए। चलिए, इसके बाद अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कितना आपने टारगेट सेट किया, कितना आपने यहां पे स्कोर किया एक्चुअल में। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर आपको PDF जो है इस लेक्चर की मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर इस वीडियो ने 1% भी आपको हेल्प करी है, सो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।